इस वीडियो को एंड तक देखना। ये कहानी बहुत ही ज्यादा मस्त है। ये कहानी असल में उसातो नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड में है, मगर उसका कोई दोस्त नहीं है। वैसे तो वो बहुत अच्छा है और सबकी मदद भी करता है, पर फिर भी कोई उससे बात तक नहीं करता। साथ ही वो एक अनलकी भी है। आज उसका एक और अनलकी डे था, क्योंकि जब वो स्कूल से वापस घर के लिए लौट रहा था तभी वो नीचे आकर देखता है कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो चुका है। उसे नहीं पता कि ये किसने चुराया, मगर अभी उसे अम्ब्रेला स्टैंड के अंदर एक दूसरा अम्ब्रेला दिख रहा था। वो उसे ले सकता था, पर वो एक अच्छा लड़का है, इस वजह से वो उसे नहीं लेता। अब वो कुछ देर इसी तरह से इंतजार करता है कि बारिश रुक जाए, जिससे कि वो घर जा सके। पर कुछ और घंटे बारिश नहीं रुकती। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट इनुकामी आ जाती है। असल में वो स्कूल की कुछ जरूरी काम के लिए अभी तक रुकी हुई है, वरना बाकी स्टूडेंट तो कब के घर जा चुके हैं। यहाँ पर इनुकामी उसातो को देखती है तो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उसातो ये तो नहीं कह सकता था कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो गया, इस वजह से वो बहाने बनाने लगता है। पर इनुकामी समझ गई थी। वो कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए, क्योंकि अब वो स्कूल के गेट लगने वाले हैं। वीडियो बीच में रोकने के लिए पहले तो माफ कर देना, लेकिन एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन मिली है, इस वजह से वीडियो को रोक रहे हैं। आप लोग पैसे कमाना चाहते हो लेकिन आप पैसा लगाना नहीं चाहते, तो ऐसे ही लोगों के लिए एक एप्लीकेशन है। आपको बस इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखना है। ये आपको उसके बदले पैसे देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्री में कौन पैसे देता है, लेकिन इसका कारण ये है कि ये ऐप बस आपका कुछ इंटरनेट डाटा लेती है और उसके बदले आपको कुछ पैसे देती है, जिसे आप कई चीजों में यूज कर सकते हो। वैसे आप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से उसे डाउनलोड करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको इस एप्लीकेशन में क्या क्या फायदा है। और वैसे भी इसे इंस्टॉल करने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए एक बार जरूर इंस्टॉल करना। इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी। तो चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये सुनते ही उसातो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा था और उसे अब गीले होने की चिंता नहीं थी। पर तभी इनुकामी उसे रोकती है। वो कहती है कि वो स्कूल काउंसलिंग प्रेसिडेंट है, और ऐसे में अगर मैं तुम्हें इस तरह से गीले होकर घर जाने दूं तो फिर मेरे स्कूल काउंसलिंग प्रेसिडेंट होने का क्या मतलब। अब उसके पास एक और अम्ब्रेला था, इस वजह से वो इस अम्ब्रेला को शेयर करने को उसातो से कहती है। उसातो के लिए तो ये ड्रीम की तरह था, क्योंकि असल में इनुकामी उसे पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसातो उसके लिए तैयार था। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसलिंग का वाइस प्रेसिडेंट काजुकी आ जाता है। वो यहाँ पर आकर बताता है कि वो हमेशा अपने साथ 2 अम्ब्रेला लेकर चलता है, जो कि उसके बैग में रहते हैं। इस वजह से चोरी होने का डर ही नहीं बनता। वो तुरंत ही अम्ब्रेला निकालते हुए उसातो को दे देता है। वैसे तो उसातो को बहुत ही गुस्सा आना चाहिए, पर पहली बार उसकी किसी ने मदद की थी, इस वजह से वो इस बारे में नहीं सोचता। अब वो दोनों ही यहाँ उसातो से कहते हैं कि वो उनके साथ घर चल सकता है, क्योंकि अब वो घर ही जा रहे हैं। ये बात उसातो के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं बना। वो शुरू से लेकर हाई स्कूल तक पहुँच गया, पर फिर भी कोई उससे बात नहीं करता। और अब पूरे स्कूल के सबसे फेमस 2 पर्सन उसे अपने साथ घर तक जाने का ऑफर दे रहे हैं। उसातो तुरंत ही हाँ कर देता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में वो बात करते हुए जा रहे थे। अब रास्ते में इनुकामी काजुकी से कहती है कि उसातो तुम्हारा दोस्त लगता है, पर काजुकी कहता है कि नहीं, उसने आज तक उसातो से कभी बात नहीं की। उसातो कहता है कि हाँ, तुम क्लास में गर्ल्स में बहुत ही फेमस हो, तुम्हें मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। पर काजुकी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सभी तो मुझसे बस डाउट क्लियर करवाने के लिए आती हैं, बाकी मेरा भी क्लास में कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर उसातो उससे खुद को रिलेट कर पा रहा था, लेकिन फिर से एक बार बहुत ही तेजी से बेल रिंग करती है तो वो फिर से शॉक हो जाते हैं। और इस बार भी उसातो को ये बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब अचानक से दूसरी बेल की रिंग होती है। उनके पास में एक मैजिक सर्कल क्रिएट होता है, जो कि उन्हें वहां से टेलीपोर्ट कर रहा था। उसातो को वैसे तो वो बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी, पर इन दोनों के बीच में वो फंस जाता है। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती हैं, तो वो एक अजीब सी जगह पर था। ये असल में एक कासल था। यहाँ पर उसातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो काजुकी से पूछता है। काजुको खुद भी यही सोच रहा था कि वो ये कहाँ आ गए, पर जब उसातो इनुकामी की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि इनुकामी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। उसे तो मजा आ रहा था, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर हैं। अब वो सामने किंग को बैठा हुआ देखते हैं। किंग उन्हें बताने लगता है कि आखिर वो है कौन, पर इन सब पर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर काजुकी डायरेक्ट पूछता है कि आखिर हमें यहाँ बुलाने का क्या कारण है। तो किंग बताते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया है। सिंपल लैंग्वेज में इसे किडनैपिंग कह सकते हैं। किंग कह रहे थे कि हमारे वर्ल्ड में डीमंस हमला कर रहे हैं, जिन्हें हम रोक नहीं सकते। अब इस बार जो
हमला हुआ था उस हमले को तो हमने किसी तरह से थोड़े बहुत नुकसान के साथ रोक लिया, पर हमें खबर मिली है कि डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और हमें नहीं लगता कि अगली बार हम उसे रोक पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक फॉरबिडन स्पेल जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है उसका इस्तेमाल करते हुए उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर समन किया जिनके पास उस डीमन लॉर्ड को लड़ने की शक्ति है। ये सुनकर यहाँ पर सभी शॉक थे, पर काजुकी कहता है कि मुझे इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी दुनिया में अपनी लाइफ नॉर्मली गुजार रहा था, मुझे वहाँ पर वापस भेज दिया जाए। ये सुनने के बाद किंग तुरंत ही कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बताते हैं कि ये जो फॉरबिडन स्पेल था इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है, इसका मतलब वो उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर बुला सकते हैं पर यहाँ से वापस नहीं भेज सकते। ये सुनकर काजुकी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर किंग की तरफ बढ़ने वाला था, पर किंग के सोल्जर्स तभी उसे रोक लेते हैं। लेकिन ये देखते हुए किंग वहाँ से नीचे आते हैं और इन लोगों के पास अपना घुटने टेक देते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ करना, हमने बिना परमिशन के तुम्हें यहाँ पर समन किया, पर हम वादा करते हैं कि तुम्हें वापस भेजने की तरीका ढूंढ लेंगे। बस जब तक वो तरीका मिल नहीं जाता हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी मदद करेंगे। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इस वजह से इन लोगों को बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़ी हुई एक लेडी जो कि असल में मैजिक डिपार्टमेंट को संभालती है, वो इन तीनों को ही वहाँ से अपनी मैजिक क्रिस्टल बॉल के पास ले जाती है, जिसके थ्रू वो पता करेंगे कि आखिर इन तीनों के पास कौन कौन से मैजिक हैं। अब यहाँ पे आने के बाद काजुकी ओसातो से कह रहा था कि तुम्हें तो वो बेल की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी, इसका मतलब शायद तुम यहाँ पर नहीं आने वाले थे। अब इस चीज पर ओसातो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मैंने किंग को इस बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वो मेरा भी ख्याल रखेंगे। ये सुनकर काजुकी खुश होता है। तभी वहाँ पर लेडी कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम्हें भी मैजिक मिलने की 90% चांस है। ये सुनकर ओसातो भी खुश हो गया था। अब यहाँ पर इनुकामी से रहा नहीं जाता, वो तुरंत ही उस बॉल को टच करती है, जिसके बाद वो बॉल येलो कलर में ग्लो करने लगती है। हमें जानने को मिलता है कि उसके पास थंडर एलिमेंट की पावर है और साथ ही साथ उसकी जो बॉल थी वो बहुत ही ज्यादा तेज ग्लो हो रही थी। इसका मतलब ये है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना है। माना का मतलब यहाँ एनर्जी से है। इसके बाद अब काजुकी आगे आता है। जब वो उस बॉल को टच करता है तो उसमें से तो उस टाइम पर ये बॉल व्हाइट कलर की हो जाती है। व्हाइट कलर का मतलब है लाइट एलिमेंट, जो कि एक अच्छा एलिमेंट है। और यहाँ पर वो लेडी बता रही थी कि ये एलिमेंट डीमन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होता है। अब यहाँ ओसातो को बुलाया जाता है। ओसातो जब उस बॉल को टच करता है तो वो बॉल ग्रीन कलर की ग्लो करने लगती है। ये देखते हुए वो लेडी शॉक हो गई थी। वो तुरंत ही ओसातो को वहाँ से किंग के पास लेकर आती है। किंग उसे इस तरह से हड़बड़ाए हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो इस पर वो लेडी बताती है कि इनुकामी और काजुकी की मैजिक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बहुत ही अच्छे एलिमेंट मिले हैं। ये सुनकर किंग शॉक थे। वो कहते हैं कि कहीं ओसातो को ब्लैक कलर तो नहीं मिला। ब्लैक कलर से यहाँ पर उनका मतलब डार्कनेस की पावर से है, पर अब वो लेडी बताती है कि नहीं, ओसातो को जो बॉल थी वो ग्रीन कलर की हो चुकी है। ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। ओसातो ये देख कर कहता है कि कहीं ये उसे बेकार पावर तो नहीं मिल गई और ऐसा तो नहीं कि वो ब्लास्ट करने वाला है। पर किंग कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैजिक ऑलरेडी हमारे किंगडम में किसी और के पास भी है। जब अगले सीन में मैजिक लेडी काजुकी और इनुकामी से बात कर रही थी तो वो दोनों बहुत ही चिंतामय लग रहे थे, पर मैजिक लेडी बताती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो लड़की ओसातो को उठाकर लेके गई है वो असल में रेक्सियो सोर्ड की कैप्टन है, पर चिंता करने का कारण ये है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कैप्टन है। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसा लड़का जो कि गलती से इस वर्ल्ड में आ चुका है उसे वो ट्रेन करे। दूसरी तरफ हम अभी रोज ओसातो को बता रही थी कि उसके ग्रीन लाइट ग्रो करने का मतलब हीलिंग पावर से है। वो बताती है कि रोज खुद भी एक हीलर है और वो जिस रेस्क्यू स्क्वाड में है उसके अंदर 2 और हीलर हैं, मगर अभी वो कहीं दूसरे मिशन पर गए हैं। यहाँ पर वो बताती है कि उनके स्क्वाड में और भी कई सारे मेंबर्स हैं, पर वो हीलर नहीं है। वो मेंबर्स यहाँ पर आकर ओसातो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बिल्कुल किसी गैंगस्टर या फिर गुंडे की तरह लग रहे थे। इस वजह से ओसातो थोड़ा डर गया था, पर रोज उनको वहाँ से भगाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने नए टीम मेंबर को डराने की जरूरत नहीं है। अब रोज कह रही थी कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी है। ओसातो कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, हम कल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके बाद अब ओसातो सोने चला जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तब भी वो इसी वर्ल्ड में था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि ये शायद कोई बुरा सपना है जो कि अब खत्म हो जाएगा। पर अब जब वो उठता है तो तभी हम देखते हैं उसकी टीम का वो एक गैंगस्टर मेंबर खाना बना रहा था। वो कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। ओसातो जब बाहर आता है तो यहाँ पर काजुकी और इनुकामी थे। वो दोनों ओसातो की चिंता कर रहे थे, इस वजह से वो ओसातो से मिलने के लिए आए हैं। ओसातो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज सिर्फ देखने में खतरनाक है। पर अब वो दोनों कह रहे थे कि हमने सुना है कि उसकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही ज्यादा
खतरनाक है। इस पर उसातो कहता है कि हाँ, रात को ये बात मैंने भी सुनी, पर फिर भी मैं उस ट्रेनिंग को पूरा कर रहूंगा। उसातो अभी बहुत ही मोटिवेट था। ये देखकर इनुकामी कहती है कि हम भी बहुत मेहनत करेंगे और अब उन्हें वहाँ से जाना था क्योंकि आज से उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। उसातो उन्हें जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों इतनी जल्दी इस वर्ल्ड में घुल मिल गए। वैसे ये दोनों इस वर्ल्ड के लिए बने गए हैं। तभी उन्हें उस बैल की आवाज सुनाई देती है। उसातो सोचने लगता है कि भले ही मुझे यहाँ के लिए नहीं चुना गया है, पर फिर भी मैं हार्ड वर्क कर इनकी मदद करूंगा। मतलब मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि इनके किसी काम आ सकूं। पर अब तभी वहाँ पर रोज आ गई थी। उसातो उसे देखकर डर जाता है और तुरंत ही अपना सर झुका लेता है। रोज कहती है कि तुम यहाँ पर कोई कैदी नहीं हो, तुम जब चाहो अपने दोस्त से मिल सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तभी उनसे बातचीत करो। इसके बाद अब वो उसातो को एक डायरी देती है और कहती है कि उसातो इसमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में और डेली लाइफ के बारे में लिख सकता है अपना मन हल्का करने के लिए। उसातो से रख लेता है। रोज कहती है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अगले सीन में उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब वो ट्रेनिंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर आकर रोज कहती है कि आज हम ट्रेनिंग थोड़ी हल्की फुल्की करेंगे। वो उसातो को मैजिक के बारे में थोड़ा समझाती है और उसके बाद उसातो को एक किताब देती है जिसमें उनकी हिस्ट्री और मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई थी। उसातो को उस बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही थी, जबकि उसने अभी तक वर्ड्स का अभी तक देखा तक नहीं था। उसातो ये देखकर शॉक था, पर रोज बताती है कि एक खास स्पेल के कारण हो रहा है जो कि तब एक्टिवेट होता है जब कोई दूसरा वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो। उसातो सब कुछ पढ़ पा रहा था। रोज उसे डिटेल में समझाना स्टार्ट कर दिया था। उनका जो किंगडम है उससे कुछ ही दूर डीमन किंगडम है, यानी कि उनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं है और अगर डीमन किंगडम उनके ऊपर हमला करेंगे तो रोज पहले उन पर जाकर हमला करेगी। वो उसातो को पहले ही वार्न करती है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसातो इसके लिए तैयार था। अब पहले दिन तो बहुत ही आसान था, लेकिन अब अगला दिन चालू होता है। आज रोज ने उसे कहा था कि उसे दौड़ना है। उसातो दौड़ना स्टार्ट करता है। उसे नहीं पता था कि ये उसके मैजिक में क्या काम आएगा या फिर उसके मैजिक इससे किस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकता है, पर फिर भी वो बिना कोई बहाना बनाए दौड़ना चालू करता है। अब वो बहुत देर तक दौड़ रहा था, इस वजह से वो थक जाता है और गिर जाता है। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, पर तभी रोज वहाँ पर आकर उसके पैरों पर जोर से लात मार देती है। यहाँ पर उसने अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया था, इस वजह से उसातो को भी पता नहीं चलता और उसके पैर ठीक हो जाते हैं। रोज फिर से उसे दौड़ाने को कहती है जब तक शाम ना हो जाए। उसातो इस तरह से दौड़ता रहता है। अब इस तरह से तीसरा दिन भी आ गया था और अब चौथा दिन भी आ जाता है। चौथे दिन तक उसातो अपने टीम के साथ में ऐसा ही दौड़ रहा था। उसकी टीम में जो बाकी मेंबर्स थे वो गैंगस्टर टाइप के मेंबर्स, वो इतना तेज दौड़ते हैं कि उसातो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टीम मेंबर्स बहुत ही टाइम से इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब कुछ देर भागने के बाद उसातो गलती से गिर जाता है। गिरने के बाद उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर तभी वो अपने हाथ पर नोटिस करता है कि ग्रीन लाइट निकल रही है। इसका साफ मतलब यही था कि ये उसकी मैजिक पावर है। वो शॉक था ये देखकर कि उसने दौड़ने की वजह से उसकी हीलिंग एक्टिविटी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। अब वो खुश था और उसे कारण मिल गया था। वैसे अब इसी तरह से वो दौड़ता रहता है और अब 7th डे आ गया था। अब तक उसातो पूरी तरह से इस ट्रेनिंग से पक चुका था। वैसे अब वो उस ट्रेनिंग को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि रोज की साबित करने के लिए कर रहा था कि वो हार नहीं मानेगा। वैसे अब 11th डे फाइनली उसे दौड़ने के लिए छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पर रोज उसे नया टास्क देती है। वो कहती है कि उसे 1000 पुशअप्स करने होंगे। ये उसातो के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके हाथ बीच में जवाब दे चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से अब वो खुद को हील कर पा रहा था। वो पुशअप्स करने से खुद को रोकता नहीं है और करीबन 800 पुशअप्स कर लेता है। यहाँ पर रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हें इतना हार्ड ट्रेनिंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हीलर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। वो कहती है कि हीलर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कैसे भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और अपने टीम मेंबर्स की जान बचा सकता है। अब इसी तरह से वो दिन भर पुशअप्स करता है। अब उसने भी हार मानना बंद कर दिया था। अब उसे रोज कहे या ना कहे वो शाम को भी अपने आप खुद से ट्रेनिंग के लिए चला जाता था। वैसे अगले ही दिन रोज ने उसके ऊपर एक वेस्ट पहना दिया था जिसका वजन बहुत ही ज्यादा था। अब उसातो को उसे पहनकर भी दौड़ना था और पुशअप्स करने थे। अब उसके लिए सब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। वैसे आज वो जैसे ही ट्रेनिंग पर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसका जो टिफिन था वो उसके ही साथी यानी कि टीम मेंबर्स ने खा लिया है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत ही उस साथी के पीछे भागने
लगता है। ये देखकर दूर से रोज हंस रही थी। वैसे वो शॉक भी थी क्योंकि अभी उसातो ने वो वेस्ट नहीं उतारा था, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज भाग रहा था, जबकि अभी अभी वो इतना हार्ड ट्रेनिंग करके आया है। अब इस तरह से उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। हम देखते हैं कि एक दिन अब इनुकामी और काजुकी उससे मिलने के लिए आते हैं, मगर वो देखकर शॉक थे कि उसातो इस वक्त पुशअप्स कर रहा था और उसके पीठ के ऊपर 10 टन का एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और यहाँ तक कि उस बड़े से पत्थर के ऊपर रोज बैठी हुई थी। लेकिन उसातो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो पुशअप्स करते जा रहा था और हर एक पुशअप्स के बाद वो कहता है कि तुम्हें वेट बढ़ा देना चाहिए, तुम बहुत ही हल्की हो। इसके बाद रोज को गुस्सा आता है और वो एक और 10 टन का पत्थर उस बड़े के पत्थर के ऊपर रख देती है। उसातो पहले तो नीचे गिर गया था, पर फिर वो खुद को संभालता है। वो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था और पुशअप्स कर रहा था। ये देखकर रोज इम्प्रेस थी। वो कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा सही डायरेक्शन में जा रहे हो। रोज का मानना है कि अगली फाइटिंग सिचुएशन कभी भी आ सकती है, इस वजह से उसातो को जल्द से जल्द उसके लिए तैयार होना चाहिए। और वो अभी अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा था कि उसने अभी तक कितनी मेहनत की है और किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। साथ ही वो सोच रहा था कि आज इनुकामी उसके मसल्स देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी, पर वो सोचता है कि उसने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से ये सच में लग रहा था कि बहुत ही कूल है। मगर अभी भी उसके मन में ये डाउट था कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि उसे किसकी मदद करनी हो, तो क्या अभी वो इतना पावरफुल है कि वो इस डीमन से लड़ सके, क्योंकि अभी तक उसने किसी डीमन को देखा नहीं है। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि जब वो लंच कर रहा था तभी वहाँ पर रोज आती है। वो कहती है कि हमें जंगल की तरफ निकलना है। अब उसातो को इसके बारे में पता नहीं था। वो तुरंत ही तैयार हो जाता है, पर बाकी सभी समझ गए थे कि सिर्फ रोज का क्या कहना चाहती है। इस वजह से वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। अब वहाँ जंगल के पास आने के बाद रोज उसातो से कहती है कि तुम्हें इस जंगल में एक ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करना है। ये सुनकर उसातो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं है कि मैं ग्रिजली बियर से लड़ सकता हूँ। पर रोज कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। और इतना कहते हुए वो लात मारकर उसातो को वहाँ ऊपर से पहाड़ी से उस जंगल की तरफ ढकेल देती है। और वो इतनी ऊपर से गिर रहा था और कमाल की बात है उसे उड़ना नहीं आता था, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगने वाली थी। पर वो अपने हाथ आगे कर किसी तरह से नीचे लैंड करता है। इससे उसके हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से उसने खुद को हील कर लिया था। वो इस वक्त वैसे तो थोड़ा सा डरा हुआ था, पर बहुत ही मोटिवेट फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो इस जंगल में तक आ चुका है जब तक कि वो एक ग्रिजली बियर को मार ना दे। अभी सबसे पहले उसे एक ग्रिजली बियर को ढूंढना है। वो कहता है कि आखिर एक ग्रिजली बियर ज्यादा से ज्यादा कितना खतरनाक हो सकता है। पर इतना कहने की देरी थी कि अचानक से पीछे से एक जायंट ग्रिजली बियर उसके सामने आ जाता है। वो ग्रिजली बियर इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे देखते ही उसातो तुरंत ही वहाँ दौड़ने शुरू कर देता है। अब दौड़ते हुए वो सोच रहा था कि इस तरह से भागने का कोई फायदा नहीं है। तभी उसे अपनी अभी तक की सारी ट्रेनिंग याद आती है। वो सोचता है कि मैंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मैं इस तरह से डरते हुए रहा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से अब वो रुकता है और उस ग्रिजली बियर से लड़ने के तैयार हो जाता है। पर यह फाइट फेयर फाइट नहीं थी, क्योंकि अब अचानक से उस ग्रिजली बियर की फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। उसातो सिचुएशन देखते हुए भागना फिर से सही समझता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। पर अब वो तीनों बियर उसके पीछे पड़े हुए थे। कुछ देर आने के बाद उसातो को एक वाटरफॉल की आवाज आती है। उसातो उधर ही तरफ जा रहा था और सीधा जाकर उस वाटरफॉल में जंप कर देता है। वो तीनों बियर ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कुछ देर इंतजार करते हैं। पर जब उसातो वहाँ दिख नहीं रहा था तो उन्हें वहाँ से जाना ही सही समझा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसातो, जो कि धीरे धीरे उस रिवर में बहता जा रहा था, वो कुछ दूर आकर रुकता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने कपड़े को सुखाने लगता है। यहाँ पर वो सोच रहा था कि अब शाम होने वाली है, धीरे धीरे रात हो जाएगी। ऐसे में जंगल के अंदर घूमना एक गलती हो सकती है। इस वजह से वो अपने साथ जो ब्रेड लेकर आया था वो उन्हें खाने लगता है और फैसला करता है कि वो अगले दिन उस ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करेगा। अब वो वहाँ सो गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो निकल पड़ा था उस ग्रिजली बियर को ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी उसका घर सबसे जरूरी था। उसातो आगे बढ़ रहा था तो वो हर पेड़ के ऊपर निशान लगा रहा था, जिससे कि वो फिर से गुम ना हो जाए। कुछ देर ऐसे ही निशान लगाते लगाते उसे एक पेड़ ऐसा मिलता है जिस पर उस बियर के पंजे के निशान थे। उसातो देखकर समझ गया था कि जरूर उस बियर की गुफा यही आसपास होगी। पर तभी उसे झाड़ियों में कुछ आवाज आती है। पहले उसे लगा कि शायद ये ही बियर है, क्योंकि पिछली बार भी उस बियर ने उसे ही उसातो के ऊपर हमला किया था। पर हम देखते हैं कि ये कोई बियर नहीं बल्कि एक क्यूट सा रैबिट था। इस रैबिट को चोट लगी हुई थी। उसातो से ये देखा नहीं जाता और तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर से उसे हील कर देता है। अब उस रैबिट को ठीक करने के बाद उसातो वहाँ आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि उसे बियर को जल्द से जल्द
जल्द पकड़ना होगा वरना फिर से रात हो जाएगी। पर तभी वो देखता है कि जिस रैबिट ने उसकी मदद की है वो रैबिट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। ओसातो से वापस जाने को कहता है पर वो रैबिट बात नहीं मानता। अब वो ओसातो के साथ चल ही रहा था इसलिए ओसातो भागने की कोशिश करता है पर रैबिट उससे ज्यादा तेज भाग रहा था। ओसातो रुककर उससे कहता है कि देखो मैं ग्रिजली बेयर को ढूंढ रहा हूँ इसलिए तुम्हें मेरा पीछा करना नहीं चाहिए। पर यहाँ पर शौक होने वाली बात ये थी कि उस रैबिट को ग्रिजली बेयर की गुफा को पता था। वो तुरंत ही ओसातो को वहाँ पर लेकर जाता है। वहाँ पर आने के बाद ओसातो देखता है कि उस बेयर की पूरी फैमिली वहाँ पर सोई हुई है। ओसातो जानता था कि वो सीधा जाकर हमला नहीं कर सकता इसलिए वो बस उन्हें देखता रहता है। बस इस तरह से डे 2 भी बीत जाता है। अब तीसरा दिन आता है। अब ओसातो के पास पानी की कमी होने लगी थी। वो सबसे पहले जंगल में किसी रिवर को ढूंढना चालू कर देता है। वो जिस रिवर में यहाँ पर आया था वो रिवर कहीं खो चुकी थी पर किस्मत से उसे एक तालाब मिल जाता है। पर उस तालाब का पानी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था लेकिन फिर वो ओसातो प्यासा नहीं रह सकता था इस वजह से वो उसे पीना ही सही समझता है। साथ ही उसने एक बोतल के अंदर उस पानी को स्टोर भी कर लिया था। अब वो आज भी उस ग्रिजली बेयर की फैमिली को इसी तरह से ही देख रहा था। वो बस चाहता है कि उसे उनका डेली रूटीन पता चल सके जैसे कि ये कब शिकार के लिए जाते हैं और अलग होते हैं क्योंकि वो तीनों में से एक के साथ ही लड़ सकता है। पर वो लोग तो अपनी गुफा से निकल ही नहीं रहे थे। वो कहीं भी बाहर जा ही नहीं रहे थे। वैसे अब इतने टाइम से उन्हें देखते देखते ओसातो को वो फैमिली क्यूट लगने लगी थी। अब इस तरह से तीसरा दिन भी बीत जाता है और अब वो चौथा दिन आता है। चौथा दिन आने के बाद ओसातो के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था क्योंकि उसने जिस जगह पर वो पानी पिया था वो थोड़ा खराब था। अब ओसातो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी हीलिंग पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होता। वो सोच रहा था कि शायद वो इस जंगल में मारा जाएगा पर तभी वो बनी उसके पास आता है और उसे अच्छा महसूस कराने लगता है। ओसातो उसे थैंक यू कह रहा था पर तभी वो बनी ओसातो को वहाँ से एक जगह लेकर आता है जहाँ पर बिल्कुल क्लियर वाटर था। वैसे ये वाटर असली साफ पानी जैसा तो नहीं है पर फिर भी उस पॉइजनस वाटर से तो लाख गुना अच्छा है। ओसातो उसे पीकर सोचता है कि चलो उसकी जान तो बच गई। तभी लेकिन वो बनी अजीब सा बिहेव करने लगता है और तुरंत ही जाकर सामने के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ओसातो को लगता है कि शायद उसे कुछ खतरा महसूस हो रहा है इसलिए ओसातो भी इस पेड़ के ऊपर आ गया था। ओसातो सोच रहा था कि इस रैबिट ने उसकी मदद की वहाँ ग्रिजली बेयर तक पहुँचने के लिए। मतलब इसे ग्रिजली बेयर से इतना डर नहीं लगता कि आखिर ये कौन सी चीज होगी जिससे ये रैबिट डर रहा है। तभी अचानक से ओसातो को सामने एक व्हाइट स्नेक दिखाई देता है। वो स्नेक इतना ज्यादा बड़ा था कि वो ओसातो को डायरेक्ट निगल सकता है। ओसातो ये देखकर डर जाता है और बिल्कुल साउंड नहीं करता। कुछ देर रुकने के बाद वो स्नेक वहाँ से जा चुका था। ओसातो चैन की सांस लेता है। वो सोच रहा था कि उसने स्नेक के बारे में बुक में तो नहीं पढ़ा था। असल में उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इस जंगल में किस तरह के जानवर रहते हैं पर इस तरह के स्नेक के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। अब ओसातो ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही वापस से उस गुफा की तरफ चला जाता है उन ग्रिजली बेयर्स को देखने के लिए। अब इस तरह से देखते देखते उसे सच में वो फैमिली बहुत ही क्यूट लग रही थी पर वो जानता है कि अगर उसने उनमें से एक ग्रिजली बेयर को भी नहीं मारा तो रोज उसे वापस घर में एंट्री नहीं करने देगी। इस वजह से अब सोच रहा था कि वो क्या करे। वो फैसला करता है कि कल कुछ भी हो जाए पर वो फाइट करने के लिए आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी। ओसातो वहाँ के लिए निकलने वाला था पर वो रैबिट उसे रोक रहा था कि वो आज ऐसा ना करे पर ओसातो बात नहीं मानता। वो कहता है कि ठीक है मैं बारिश रुकने के बाद जाऊंगा। बारिश रुकती है। ओसातो निकल पड़ता है रैबिट के साथ वहीं उस गुफा की तरफ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो उस बड़े से व्हाइट ग्रिजली बेयर को मरा हुआ पाता है। पास में ही वो लेडी ग्रिजली बेयर भी मरी हुई पड़ी थी। बस उनका जो बच्चा था वो वहाँ पर जिंदा था मगर वो उदास लग रहा था और रो रहा था। ये देखकर ओसातो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता पर बाद में वो समझ गया था कि ये काम उस जाइंट व्हाइट स्नेक का है। ओसातो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो व्हाइट स्नेक इन्हें खाकर नहीं गया। इसका मतलब वो इन्हें खाने के लिए नहीं मार रहा था। वो बस अपनी ताकत दिखा रहा था। ओसातो वैसे तो यहाँ पर ग्रिजली बेयर को खत्म करने के लिए आया था पर ये सब देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बेयर फैमिली के लिए बदला लेने का डिसाइड करता है। वो तुरंत ही उस जाइंट स्नेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम किंगडम के अंदर देखते हैं कि अभी ओसातो के दोस्त यानी कि काजुकी और इनुकामी दोनों ही ओसातो के घर पर आए थे। वहाँ वो ओसातो के साथियों से पूछते हैं कि आखिर ओसातो कहाँ है जिस पर वो बताते हैं कि ओसातो ट्रेनिंग के लिए जंगल गया है। वैसे अभी बहुत दिन हो गए थे। वो काजुकी और इनुकामी यहाँ पर पहले भी आकर पूछ चुके हैं। लगभग ओसातो को वहाँ पहुँचे 10 दिन हो चुके हैं। इस वजह से वो शॉक थे और कह रहे थे कि ये ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों चल रही है और आखिर ये ट्रेनिंग है इस तरह की। इस पर वो लोग बताते हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि आखिर ट्रेनिंग में हो क्या रहा है क्योंकि रोज की परमिशन के बिना बताना गलत होगा और फिर रोज उन्हें
उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब वो वैसे काजुकी और उसातो की बहुत ही चिंता हो रही थी, पर इनुकामी कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक ही होगा। अब वापस से हम यहाँ उसातो के पास आते हैं। वो इस वक्त स्ट्रेचिंग कर रहा था और उसने लकड़ी का एक वेपन भी तैयार कर लिया था उस जायंट स्नेक से लड़ने के लिए। अभी वो रैबिट डरा हुआ था, पर उसातो उससे कहता है कि उसे किसी तरह से उस जायंट स्नेक को खत्म करना होगा। वो रैबिट से ही उस जगह के जाने को कहता है जहाँ पर वो व्हाइट स्नेक मिल सकता है। रैबिट वैसे डर के मारे वहाँ जाना नहीं चाहता था, पर उसातो के कहने पर वो मान जाता है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर में वो उस व्हाइट स्नेक के पास पहुँच चुके थे। हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर जो वो स्मॉल बेबी बियर भी था, जो कि इस वक्त उस जायंट स्नेक से अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए आया था, पर वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो उस जायंट स्नेक को हरा पाए। इस वजह से अभी उसे चोट लग गई थी, पर किस्मत से अभी उस जायंट स्नेक ने उस बेबी बियर को खत्म नहीं किया था। उसातो को गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो तुरंत ही उस जायंट स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे उसे देखकर उसातो को डर लग रहा था, पर वो जानता था कि रोज से ज्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता। अब वो व्हाइट स्नेक उसातो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसातो भी इसके लिए तैयार था, पर जब उसातो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि अब वो व्हाइट स्नेक उसातो को बस खाने ही वाला था, पर उसातो इस स्पीड की मदद से थोड़ा पीछे होता है और अपना वो लकड़ी का बनाया हुआ वेपन उस जायंट स्नेक के आंख के अंदर मार देता है। इसके बाद अब उस स्नेक के पास बस एक आंख बची थी। इसका मतलब वो बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वो तुरंत ही फिर से उसातो की तरफ बढ़ता है। उसातो इस बार भी अपनी स्पीड की मदद से भाग रहा था और उसने अपना चाकू निकाल लिया था, पर इतने में ही वो व्हाइट स्नेक के हाथ को बाइट कर लेता है। ये चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि इसे जल्दी हील कर पाना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही साथ यहाँ पर बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन भी फैल रहा था, जो कि सबसे बड़ा खतरा था। पर किस्मत से उसातो ने वो लेक का पानी पिया था, जो कि पहले से पॉइजनस था। इस वजह से उसे थोड़ा सा अनुभव हो गया था कि पॉइजन के साथ उसे हीलिंग मैजिक से कैसे डील करना है। उसातो किसी तरह से खुद को हील कर लेता है और अब वो फिर से तैयार था उस जायंट स्नेक से लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक फिर से उसातो की तरफ बढ़ने वाला था। यहाँ पर वो बेबी बियर भी उसातो की मदद कर रहा था। उसमें इतनी ताकत तो थी कि वो स्नेक की पूंछ पकड़कर उसे कुछ देर रोक सके, पर अच्छा था कि स्नेक का ध्यान इस चीज से भटक जाता है। इस वजह से उसातो तुरंत ही दौड़ते हुए उस स्नेक के सर पर आ गया था। यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर लगाकर उसके सर पर मारता है, जिस वजह से उस स्नेक का स्कल डैमेज हो जाता है। साथ ही उसातो ने अपनी वो लकड़ी की स्पेयर निकाल कर उसके सर में मार दी थी, जिस वजह से उस व्हाइट स्नेक के सर में खून निकल रहा था और लग रहा था कि वो मारा गया, क्योंकि वो नीचे गिर चुका था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। साथ ही यहाँ पर उसातो भी नीचे गिर जाता है। वो खुश था कि उसने व्हाइट स्नेक को खत्म कर दिया, पर अब उसे इतना ज्यादा चोट लगी थी कि वो वापस चलकर इस जंगल को पार नहीं कर सकता। अब तभी वहाँ पर वो बेबी बियर आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसातो ने उसकी मदद की उससे पेरेंट्स का बदला लेने के लिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले डीमन किंग को दिखाते हैं, जो कि इस वक्त अपनी एक जनरल अमीला से बात कर रहा था। वो अपने प्लान्स के बारे में पूछ रहा था जो कि उन्होंने वॉर के लिए क्रिएट किए हैं, जिस पर अमीला कहती है कि प्लान बहुत ही सही जा रहे हैं और जल्दी वो प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे। इस पर डीमन किंग खुश होता है, मगर वो कहता है कि हमें किल रेशियो 1 से ज्यादा रखना है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे कि अगर 10 डीमन आ जाते हैं तो वो सामने 10 से ज्यादा लोगों को मार कर आए। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर उसके ऊपर रोज एक बैग पटक देती है और कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द मिशन के लिए निकलना चाहिए। उसातो को कुछ समझ तो नहीं आया था, पर वो बताती है कि असल में किंग ने उसे एक मिशन के लिए चुना है, जो कि इनुकामी का मिशन है, पर उसातो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ रोज और उसातो निकल चुके थे इनुकामी के पास। वैसे इस वक्त अभी उसातो ब्लोरेंस को अपने सर के ऊपर बिठाकर ले जा रहा था। रास्ते में उसातो रोज से कहता है कि आखिर मुझे इनुकामी की मदद करने के लिए क्यों नहीं चुना गया, जबकि वो काजुकी को भी तो चुन सकते थे, वो तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इस पर रोज कहती है कि हाँ, पहले उसे ही चुना गया था, लेकिन इनुकामी ने मना कर दिया क्योंकि काजुकी अभी अभी जंगल से आया है अपनी ट्रेनिंग खत्म करके। ऐसे में फिर से जंगल की तरफ जाना उसके लिए सही नहीं होगा। उसातो को ये भी जानने को मिलता है कि उसे स्पेशली यहाँ पर बुलाया नहीं गया था, बल्कि किंग ने कहा कि अब तुम जब अकेले जा रही हो तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, ऐसे में तुम्हें एक हीलर की जरूरत होगी। इस वजह से वहाँ उसातो का नाम बीच में आ गया और अब इनुकामी एक बार किंग को मना कर चुकी थी कि वो काजुकी को नहीं ले जा सकती, इसलिए दूसरी बार किंग को मना करना सही नहीं होगा। इस वजह से वो हाँ कर देती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रोज और उसातो
उसातो वहाँ इनुकामी के पास पहुँच चुके थे। इनुकामी उसातो को देखकर थोड़ी सी शॉक थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो हीलर उसके साथ जाने वाला है वो उसातो है। वैसे यहाँ पर वो इस वक्त इस बात से खुश थी कि अब वो ब्लोरेंस के साथ और ज्यादा खेल पाएगी। वैसे ब्लोरेंस को यहाँ पर लेकर आने का कारण सिर्फ यही है कि वो घर पर सबके हाथ बाइट करता रहता था, इस वजह से उसातो को ना चाहते हुए उसे उठाकर लेकर आना पड़ा। वैसे अब इनुकामी उसातो को अपनी टीम से मिलाती है, जहाँ पर एक नाइट है जिसका नाम उरेकू है और एक मेज है जिसका नाम ओरिन है। उसातो को याद आता है कि वो उरेकू से पहले भी मिल चुका है क्योंकि वो जब सुबह सुबह मॉर्निंग रनिंग के लिए आता है तब उरेकू कासल के गेट पर गार्ड करता है। वैसे यहाँ पर रोज भी इनुकामी से कह रही थी कि तुम्हें वहाँ थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। उसातो अभी इतना ज्यादा अच्छे से मैजिक एबिलिटी को नहीं सीखा है कि वो किसी को डेथ से जिंदा कर सके या फिर पूरी तरह से हील कर सके। पॉइजन की भी एक लिमिट है, उसातो उससे ज्यादा पॉइजन को हील नहीं कर सकता क्योंकि अभी अभी उसातो ने यहाँ पर रोज से ट्रेनिंग लेना शुरू किया है। इनुकामी कहती है कि हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है। अभी इनुकामी कह रही थी कि ये सच में थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल है। वैसे इसके बाद अब उन्हें वहाँ से आगे बढ़ना था। तभी सीन चेंज होता है और हम काजुकी को देखते हैं। वो जंगल से ट्रेनिंग के बाद वापस किंगडम में लौट चुका है और अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है। ये देखते हुए प्रिंसेस सीलिया उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि उसे इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी नहीं चाहिए, इससे उसकी बॉडी पर भी असर पड़ेगा। वैसे प्रिंसेस सीलिया असल में काजुकी को पसंद करने लगी है लेकिन काजुकी कहता है कि नहीं, अगर वो सच में डीमन से लड़ने चाहते हैं तो उन्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है और वैसे भी सिर्फ 3 ही वॉरियर यहाँ इस वर्ल्ड में आए हैं। इसका मतलब उन तीनों को ही पूरी जान लगानी होगी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में, तभी इस तरह से वो डीमन आर्मी को रोक पाएंगे और वो लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे चलते हुए वो सोच रहे थे कि अब उन्हें कोई मॉन्स्टर मिलेगा और उन्हें थोड़ा मजा आना स्टार्ट होगा। इतने में ही वहाँ सामने कोरिन और उरेकू को कुछ हलचल होती दिखती है। अब इनुकामी और उसातो आगे बढ़कर पूछते हैं कि ये क्या है, क्या कोई मॉन्स्टर है? तो इस चीज पर वो दोनों बताते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि उनसे भी ज्यादा बेकार चीज है। असल में वहाँ पर कुछ लुटेरे थे, ये गिनती में बहुत सारे थे। ये इनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और हम तुम्हारी बात भी बीच में नहीं रखेंगे, बस तुम्हारे पास जो भी कुछ वैल्यूएबल आइटम है वो हमें दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर ओरेगो तुरंत ही मना कर देता है लेकिन ये चीज उन लुटेरों के लीडर को पसंद नहीं आती। वो कहने लगते हैं कि हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं बल्कि तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें सारा सामान हमें देना होगा तभी तुम यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, लेकिन हम तुम्हें लूटने भी नहीं देने वाले। यहाँ पर उनके लुक्स तो बहुत वैसे परफेक्ट लुटेरे वाले थे पर उसातो को उनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसातो के टीम मेंबर्स ही इतने खतरनाक दिख रहे थे कि इस तरह के लुटेरे उसे नहीं डरा सकते। अभी यहाँ पर इनुकामी को भी इनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, वो तो बल्कि इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि फाइनली उसके एक और फैंटेसी पूरी होने वाली है। वहाँ नीचे हम ब्लोरेंस को देखते हैं जो कि इनके सामने आता है तो यहाँ इस लुटेरे की गैंग के कुछ गुंडे डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इनके पास तो एक ग्रिजली बियर भी है। मगर इतने में ही उनका लीडर उन्हें रोक देता है और कहने लगता है कि तुम लोग पागल हो, हम इसे अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। अगर हम इस ब्लू ग्रिजली बियर को सेल करेंगे तो हमें ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत ही ज्यादा कीमत मिलेगी। मैं तो कहता हूँ हमें इसे जिंदा पकड़ना चाहिए। अब जैसे ही वो लोग ब्लोरेंस के बारे में इतना कहते हैं तो इतने में ही इनुकामी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी थंडर पावर से अटैक कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उन लिटोरे के लीडर को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी पर वो जिंदा था। ये देखकर उसातो इनुकामी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा अपनी मैजिक पावर का अच्छा खासा कंट्रोल है। उसातो उससे कहता है कि तुम अपनी पावर का जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हो, चिंता की बात नहीं है। अगर इन्हें ज्यादा चोट लगी तो मैं इन्हें हील कर दूंगा, बस ये मरने नहीं चाहिए। अब इसके बाद इनुकामी भी उन पर हमला करना शुरू करती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उरिन को कुछ महसूस होता है। असल में ये कुछ बीस्ट थे। अब यहाँ पर उरी को जितनी देर में ये समझ पाता उन्हें उतने में ही वो सारे बीस्ट जो कि असल में जंगली सुअर हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ अभी किसी तरह से ये लोग उनके अटैक से बच रहे थे पर तभी एक जंगली सुअर यहाँ इनुकामी पर हमला करने वाला था। उसातो उसके सामने आकर इनुकामी को पकड़ लेता है जिससे कि वो जंगली सुअर का हमला उसातो को लगे, मगर उस सुअर ने उसातो को इतनी तेज मारा था कि उसातो और इनुकामी वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से दूर फेंक जाते हैं। अभी वो जब नीचे गिर रहे थे तो उसातो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था जिससे पहले वो उस जंगली सुअर के अटैक से हुए डैमेज को हील कर सके और साथ ही साथ जब वो नीचे गिर रहे थे तो उन्हें ज्यादा चोट भी ना लगे। अभी वो एक पेड़ के ऊपर गिरते हैं जिस झाड़ियों से उन्हें कुछ चोट लगती है और वहाँ नीचे एक नदी बह रही थी और वो सीधा जाकर उसी में गिरते हैं और उसकी धारा के चलते वहाँ से
बहने लगते हैं। अब ओसातो उस नदी को देखते ही समझ गया था कि ये वही नदी है जिसमें वो पहले भी कूद चुका है और ये नदी जाकर सीधा एक झरने से जुड़ती है। इसका मतलब वो नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। ओसातो इनुकामी को वार्निंग देता है और तभी वो झरना आ जाता है और वो सीधा झरने से नीचे गिर जाते हैं। अभी नीचे भी वो बहते हुए जा रहे थे। हम कुछ देर में देखते हैं कि इनुकामी ओसातो को पकड़कर वहाँ उस नदी से बाहर निकल आती है और उसे लग रहा था कि ओसातो अब चलने की हालत में नहीं है, इसलिए वो ओसातो को सहारा देते हुए वहाँ से आगे ले जाने वाली थी। पर ओसातो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नदी के अंदर ही खुद को हील कर लिया था और अभी उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, बल्कि इनुकामी को ही गाल पर चोट लगी हुई थी जिसे ओसातो हील करता है। वैसे यहाँ पर इनुकामी उससे माफी मांग रही थी क्योंकि उसे ही बचाने के चलते ओसातो वापस से जंगल के अंदर आ गया। ओसातो कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो पहले भी इस जंगल में आ चुका है और ये जंगल बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर उसके नए दोस्त भी बने थे। यहाँ वो ये भी बता रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस जंगल में इतनी जल्दी फिर से आ जाएगा। वैसे इनुकामी को अभी इस बारे में नहीं पता था कि ओसातो इस जंगल में आया था, इसलिए वो ओसातो से पूछती है तो ओसातो बताता है कि हाँ, वो इस जंगल के अंदर आया था और जिन जंगली सुअर से अभी उनकी लड़ाई हुई वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं थे, उन्हें वो लोग आराम से हरा सकते थे। वो बस सिचुएशन बिगड़ गई, इस वजह से उन्हें वो अटैक झेलना पड़ा और वो वहाँ आ गए, वरना ओसातो उनसे भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट से लड़ चुका है। इनुकामी तो सुनकर शौक हो जाती है। वैसे ओसातो अभी यह भी कह रहा था कि हम थोड़ी गलत सिचुएशन में फंस चुके हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर खाना नहीं है या फिर पानी भी नहीं है। इस रिवर के पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है और मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि फिर हम चलने की हालत में नहीं रहेंगे। साथ ही यहाँ पर उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। इनुकामी कहती है कि इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर से वो वापस पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर हमें कोरिन और उरेकू मिल जाएंगे। पर ओसातो कहता है कि नहीं, अभी हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अब रात होने वाली है और रात को जंगल में आगे बढ़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ओसातो कह रहा था कि हमें इस तरह से यहीं पर रुकना होगा, पर अगर जंगल के बीच में भी नहीं रुका जा सकता और ओसातो पिछली बार पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। जब वो ये बात इनुकामी को बताता है तो इनुकामी कहती है कि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता क्योंकि उसकी फैमिली ने अभी उसे इस तरह से एंजॉय करने को नहीं दिया है। अब ओसातो आसपास देखने लगता है कि तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो कहता है कि हम यहाँ रुक सकते हैं। अब उसका आइडिया सही था। वैसे ओसातो यहाँ पर कह रहा था कि हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं, हमें इन्हें बदल देना चाहिए, पर इनुकामी इसमें उसके कुछ गलत इरादे लगते हैं और वो थोड़ी शर्मा जाती है। वैसे ओसातो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वैसे अब उन्हें खाने की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इनुकामी खाने की प्रॉब्लम खत्म कर देती है क्योंकि वो यहाँ अपने पास अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करती है और पानी के अंदर उन बिजली के झटकों से जितनी भी फिश वहाँ तैर रही थी उन्हें खत्म कर देती है। अब उनके खाने का इंतजाम भी हो चुका था। वैसे यहाँ वो सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं थंडर पावर से आग जलाने के लिए। वैसे ओसातो तो अभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वो इनुकामी से कह रहा था कि काश पिछली बार भी तुम मेरे साथ आती, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंजॉयफुल हो। इसके बाद ओसातो ने अपने कपड़े वहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिए थे और आग के पास बैठकर खुद को सुखाने लगा था। यहाँ पर इनुकामी अभी उस गुफा के बिल्कुल एक कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह कर बैठी हुई थी क्योंकि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सोच रही थी कि शायद ओसातो उससे माफी मांगेगा, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो ओसातो के मसल्स देखते हुए वो शॉक हो जाती है और फिर से आगे देखने लगती है। वैसे तभी उसे सामने गुफा के एक कोने के कुछ चमकता हुआ दिखता है। असल में ये वहाँ पर रहने वाले जानवरों की आंखें थी। ओसातो तो पहले उन्हें देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई खतरनाक जानवर होगा, लेकिन जब वो जानवर वहाँ सामने आते हैं तो हमें जानने को मिलता है वो बस वेनम मंकीज है। ओसातो उन्हें देखकर कहता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, तुम इनके साथ खेल सकती हो। वैसे यहाँ उनके नाम में वेनम है, इससे ओसातो समझ जाता है कि ये जहरीले हैं। वो तो तुरंत ही इनुकामी से कहते हैं तुम उन्हें टच मत करना। इनुकामी कहाँ मानने वाली थी, वो तुरंत ही अपनी उंगली एक मंकी की तरफ करती है और वो वेनम मंकी उसकी उंगली को बाइट कर लेता है, जिस वजह से इनुकामी की बॉडी में जहर फैल गया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें जानने को मिलता है कि कोरिन की एक साथी ने यहाँ काजुकी को बता दिया था कि ओसातो और इनुकामी जंगल में खो चुके हैं और अभी तक किसी को उनका कोई पता नहीं है। ये सुनकर काजुकी शॉक होता है और वो तुरंत ही किंग के पास जाकर कहने लगता है कि आपको जल्द से जल्द एक रिसर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए भेजनी चाहिए। किंग कहते हैं कि हमें ऑलरेडी टीम तैयार कर ली है, लेकिन वो अभी नहीं जा सकती, उसे हम सुबह भेजेंगे। ये सुनकर काजुकी गुस्सा होता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उस जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं, ये मैं देख कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि वो लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके साथ तो कोई सोल्जर्स या फिर कोई पावरफुल पर्सन भी नहीं है। इसके बाद अब काजुकी खुद वहाँ जंगल में जाने वाला था, लेकिन इतने में ही रोज उसे वहाँ आकर रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई
जरूरत नहीं है और तुम्हें उनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। उसातो इनुकामी के साथ है और उसके होते हुए इनुकामी को कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम यहाँ उसातो और इनुकामी को देखते हैं। उसातो ने इनुकामी को हील कर दिया था। यहाँ भी वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे रात होने लगती है। उसातो कहता है कि हमें सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पर अभी किसी एक को नजर रखनी चाहिए बाहर, जिससे कि कोई मॉन्स्टर या फिर कोई बीस्ट उन पर हमला ना कर दे। उसातो कहता है कि मैं रात भर नजर रखूंगा, तुम सो सकती हो। पर इस पर इनुकामी कहती है कि नहीं, तुम मुझे हील करने में ऑलरेडी अपनी बहुत सारी मैजिक पावर यूज कर चुके हो, तुम्हें पहले सो जाना चाहिए जिससे तुम रिकवर हो सको। उसातो बात मान जाता है। अब उसातो लेटता है, तभी इनुकामी उससे कहने लगती है कि क्या तुम जाग रहे हो। उसातो कहता है कि हाँ, मैं भी जाग रहा हूँ। तो इनुकामी उससे पूछते है कि इस वर्ल्ड में समन होने के बारे में तुम्हें क्या लगता है। उसातो कहता है कि ये क्वेश्चन है। इनुकामी कहती है कि सिंपल बात है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। उसातो कहता है कि ऐसा क्यों। तो इनुकामी बताती है कि रियल वर्ल्ड में उसके लिए कुछ भी हासिल करने को नहीं बचा है। उसने जो भी सब सोचा है उसे वो मिल गया, मगर उसे फिर भी कोई मजा नहीं आ रहा यहाँ पर, लेकिन उसे मजा आ रहा है। उसातो कहता है कि सेम, मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहता। पहले मैं सोच रहा था कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ और अगर मैं अपनी रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी एक्ट करूंगा तो मैं तुम दोनों के ऊपर बर्डन बनूंगा। इस वजह से मैंने यहाँ इतनी हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू किया। इनुकामी भी बिल्कुल ऐसा ही मानती है। वो कहती है कि अब हमें बाहर दूसरी दुनिया में जाने के बारे में भूल जाना चाहिए और जब तक हम यहाँ हैं तब तक इस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। उसातो इस बात पर एग्री करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज आती है। इनुकामी पूरी तरह से तैयार था हमला करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि ब्लोरेंस था और बाकी लोग थे। अभी उरेको उसके साथ था। वो यहाँ इन दोनों को देखकर खुश था और कहता है कि ब्लोरेंस ने उसातो की स्मेल को पहचान लिया था। वो तुरंत ही यहाँ दौड़ता दौड़ता आ गया, लेकिन यहाँ पर उरेको बहुत ही थक गया था क्योंकि ब्लोरेंस को बहुत ही तेज भागता है। अब पूरी टीम वापस से ज्वाइन हो चुकी थी, इस वजह से वो उस जंगल से बाहर जाने के लिए निकल पड़े थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो और इनुकामी दोनों ही अभी किंग के सामने आए थे क्योंकि किंग उसातो से माफी मांगना चाहते थे। वो कह रहे थे कि माफ करना कि हमारी वजह से तुम दोनों वहाँ जंगल में फंस गए, लेकिन इस पर उसातो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो पहली बार थोड़ी ना उस जंगल में फंसे गए हैं। ये सुनकर किंग शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस जंगल में पहले कैसे फंस गए। अब उसातो को याद आता है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन अगर यहाँ पर वो रोज का नाम लेगा तो शायद रोज फंस जाएगी। इस वजह से वो रोज को प्रोटेक्ट करते हुए झूठ बोल देता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो ट्रेनिंग कितनी भी ज्यादा खतरनाक थी और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर वो रोज को क्यों बचा रहा है। वैसे यहाँ पर किंग अभी उन दोनों से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने एक जरूरी मीटिंग करनी है, इस वजह से वो अभी यहाँ से चले जाएं। अभी दोनों जब वहाँ से जाते हैं तो तभी वहाँ पर रोज और क्लियस आ जाते हैं क्योंकि मीटिंग इन दोनों से ही होने वाली थी। इन्हें कुछ जरूरी सीरियस बात करनी थी। उसातो और इनुकामी जब बाहर आ रहे थे तो उसातो कह रहा था ना जाने कि वो किस सीरियस बात पर मीटिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम दोनों को निकाल रहे हो। मगर इस पर इनुकामी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास पहले ही नाइट्स की कमी है और हम इतने भी कमजोर नहीं है कि हमें निकाल दिया जाए। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर काजुकी और प्रिंसेस सीलिया आ जाते हैं। उसातो उन दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें वेलकम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर काजुकी और ज्यादा शॉक हो जाता है कि अभी अभी ये इतने खतरनाक जंगल से अपनी जान बचाते हुए आए हैं और फिर भी इतने ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जबकि काजुकी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। अब जब वो वहाँ उस पैलेस से बाहर आते हैं तो यहाँ पर वो साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। काजुकी उसातो से कह रहा था कि तुम लोगों ने वहाँ पर सरवाइव कैसे किया जबकि तुम दोनों अकेले थे, मैं तो सीलियस के साथ गया था। तो उसातो कहता है कि वहाँ सरवाइव करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तभी इनुकामी कहने लगती है कि हाँ, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि तुम किसी भी गलत चीज को टच ना करो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने भी एक मंकी को टच कर लिया था जिस वजह से उसकी बॉडी में पॉइजनस फैल गया था। अब वैसे वो लोग एक दूसरे को बाय करते हैं, इस वजह से वो सीलियस को अभी तेज पूरी तैयारी करने के लिए जब सीलियस वहाँ से चला जाता है तो वो रोज से कहते हैं कि हमारी तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है। वैसे ज्यादातर तो किंग उससे कोई रिक्वेस्ट करते नहीं, पर अब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुकी है। वो रोज से कहते हैं कि रोज उस किंगडम की सबसे फास्टेस्ट पर्सन है, वो सबसे तेज दौड़ती है। इस वजह से वो चाहते हैं कि रोज जाकर देखे कि डीमंस आर्मी कहाँ तक पहुँच चुकी है। रोज को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी, वो तुरंत ही हाँ करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में ही किंग उसे फिर से रोकते हैं और वो नीचे आकर उससे एक और रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि रोज अपनी पुरानी पोजीशन यानी कि बटालियन कमांडर के तौर पर ज्वाइन कर ले। असल में रोज पहले बहुत ज्यादा हाई रैंक पर
थी, लेकिन एक बड़ी सी वॉर के चलते उसके जो सबॉर्डिनेट यानी कि उसके जो टीम मेंबर्स थे वो सभी मारे गए। रोज अकेली बची थी, इस वजह से उसे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। उसने इस पोस्ट को छोड़ दिया और अभी वो उस पोस्ट को वापस से नहीं पाना चाहती, इसलिए वो सर नीचे करके बोलती है कि नहीं, मैं उस पोस्ट को वापस से नहीं स्वीकार कर सकती। लेकिन किंग थोड़ा हैरान थे। वो कहते हैं कि रोज पुरानी बातों को भूल जाए और फिर से बटालियन कमांडर बने, लेकिन रोज कहती है कि नहीं, वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो इस चीज को नहीं भुला सकती, क्योंकि उसकी आंखों पर जो स्कार बना हुआ है वो उसे हमेशा उस दिन की याद दिलाता रहेगा। वो चाहती है कि उसे रेस्क्यू स्क्वाड को ही संभालने ही दिया जाए, क्योंकि रेस्क्यू स्क्वाड का काम यही है कि वो बैटलफील्ड में जो सोल्जर्स मर रहे हैं उनकी जान बचा सके, और ये काम रोज के हिसाब से पिछले काम से ज्यादा अच्छा है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर किंग पहले ही उसे बोलते तो शायद वो हाँ कर भी सकती थी, लेकिन अब उसे खुद से भी ज्यादा एक बेटर पर्सन मिल चुका है। यहाँ पर वो ओसातो की बात कर रही थी। वो कहती है कि अगर ओसातो इसी तरह से ट्रेनिंग करता रहा, वो रोज से भी ज्यादा यानी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और इस किंगडम को ओसातो जैसे ही की जरूरत है। किंग कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जो भी फैसला करोगी वो सही होगा। इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ओसातो को देखते हैं। अभी रात हो चुकी थी। वो जब अपने घर जाता है तो यहाँ पर वो टेबल के ऊपर एक लेटर देखता है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए थे। उस पर एक मैप बना हुआ था और लेटर में लिखा हुआ था कि ओसातो को ये जो नीचे रखा हुआ है लेटर, ये खोलना नहीं है बल्कि ये किसी को देना है। ओसातो को नहीं पता कि ये किसको देना है, पर उस जगह की लोकेशन लिखी हुई थी और ऐसे उसे कल सुबह करना था। वैसे भी रोज कहीं पर भी नहीं थी, तो वो अपने साथियों से पूछता है कि आखिर रोज कहाँ गई, जिस पर उसका साथी बताता है कि रोज बताकर नहीं गई कि वो कहाँ गई है। वैसे असल में रोज जा चुकी है वहाँ डीमन आर्मी को देखने के लिए। वो कितनी दूर तक आ चुके हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी रोज उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो जंगल से होते हुए जा रही थी और हमें जानने को मिलता है कि असल में इनका जो किंगडम जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब इनका जो जंगल है वो जहाँ से स्टार्ट होता है और उसके दूसरी तरफ से एक और जंगल स्टार्ट होता है, जिस जंगल के दूसरी तरफ वो डीमंस रहते हैं। तो यहाँ पर इस खाई को पार करने के लिए डीमंस अभी बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे थे, क्योंकि ये पहले हमला करेंगे। इस वजह से इन्हें ब्रिज बनाने की पहले जरूरत पड़ेगी, जिससे कि उनके सारे ट्रूप्स उस ब्रिज को पार कर सकें। इस तरफ अभी जब रोज वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि लगभग ब्रिज बन चुका है। अभी वैसे वो डीमंस बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम परफेक्टली चल रहा था। तभी कोई रोज को देख लेता है। वो आकर अमीलिया को बताता है कि रोज यहाँ पर पहुँच चुकी है। वैसे वो रोज नहीं बताता। वो कहता है कि कोई सोल्जर्स यहाँ पर पहुँचा है जिसने उनके बारे में देख लिया है कि वो ब्रिज बना रहे हैं। पर अमीलिया को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी। वो कहती है कि देखने दो, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ब्रिज तैयार हो चुका है और जब तक वो सोल्जर्स या फिर जो भी है वो जाकर किंग को बताएगा तब तक हमारी पूरी आर्मी इस ब्रिज को पार कर चुकी होगी। अब जब वो इस बात को कह रही थी, इतने में ही एक बड़ा सा पेड़ उड़ते हुए आता है और सीधा उस ब्रिज के ऊपर गिरता है। उस ब्रिज को वहाँ खाई के अंदर गिरता देख ये देखकर अमीलिया और उसके साथी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ। तभी उसके सामने उस खाई के दूसरी तरफ वो रोज को देखते हैं। रोज अभी अमीलिया को देखकर स्माइल कर रही थी, पर उसे लग रहा था कि जैसे कि उसे चिढ़ा रही है। लेकिन अब अमीलिया यहाँ पर या फिर बाकी कोई कुछ भी करे इससे पहले ही रोज वहाँ से भाग जाती है। वैसे तो उसका मिशन ये था कि यहाँ पर आकर देखना कि डीमंस कितनी दूर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अब इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उन लोगों को और ज्यादा टाइम मिल चुका था, क्योंकि अब ब्रिज को बनाने में डीमंस को और ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो डीमन कमांडर रोज पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन रोज की स्पीड देखकर वो और हैरान हो जाती है क्योंकि रोज उससे कहीं ज्यादा तेज थी। अब यहाँ वो डीमन कमांडर थोड़ा अलग तरीके का यूज कर रहा था। वो आसपास के पेड़ों के पास से भागने लगी थी, लेकिन यहाँ पर रोज उन्हीं पेड़ों को उखाड़ते हुए एक एक करके उसके ऊपर फेंकने लगती है, जिससे कि उसकी स्पीड कम हो जा रही थी। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे पेड़ कटे हुए भी थे जो कि खुद उन डीमंस ने काटे थे, ना जाने क्यों, पर रोज उन्हें भी फेंक रही थी। इससे उस डीमन कमांडर की स्पीड सच में कम हो जाती है और वो भी अभी हैरानी थी कि आखिर रोज है क्या चीज, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े पत्थरों को लगातार उठाते हुए फेंक रही थी। उसने कभी भी कोई ह्यूमंस को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं देखा था। वो हैरानी में रोज से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मैजिक एट्रीब्यूट क्या है, तो रोज जवाब नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। ये देखते हुए वो डीमन कमांडर तुरंत ही अपनी विंड स्पेशल टेक्निक का यूज करती है, लेकिन रोज उनके बीच से भी भाग रही थी। ये देखते हुए वो डीमन कमांडर हंसती है और कहती है कि तुम सच में बेवकूफ हो, तुम कभी भी इन विंड स्पेशल स्लैश से नहीं बच सकती। मगर हम देखते हैं कि रोज जब आगे बढ़ रही थी तो उसकी हीलिंग पावर भी एक्टिवेट थी, जिससे अगर उसे कोई चोट लगती है तो वो तुरंत ही हील हो जाती है। ये देखकर डीमन कमांडर जान चुकी थी कि रोज के पास हीलिंग पावर्स है, पर वो बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि एक हीलर सिर्फ हील कर सकता है, लेकिन रोज अपनी पावर को अलग तरीके से यूज करती है। वो समझ गई थी कि सच में रोज एक पावरफुल अपोनेंट है। इस वजह से वो रुक के
के पहले खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम नैरो है और वो डीमन कमांडर किसी रीजन की वजह से है, और वो रीजन ये है कि उनके पास एक डीमन कर्स स्वॉर्ड है। वो तुरंत ही उस तलवार को निकालती है और उस तलवार में एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। रोज उस एनर्जी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और तुरंत ही उस पर हमला करने लगती है। यहाँ पर अभी वो नैरो उस तलवार के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, पर लड़ते वक्त रोज ये चीज समझ चुकी थी कि उसके हाथ में एक कर्स स्वॉर्ड है। कर्स स्वॉर्ड में एक अलग एनर्जी होती है और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि स्वॉर्ड के अंदर किसी डीमन गॉड या फिर किसी इनके लॉर्ड को समन करने की पावर है। वो नहीं पता कि वो लोग कैसे करने वाले हैं, लेकिन अब गुस्से में आकर नैरो अपनी तलवार की जो ट्रू स्ट्रेंथ है और जो एनर्जी है उसे रिलीज करती है। उसके बाद पासा बिल्कुल पलट चुका था, क्योंकि जहाँ पर नैरो की पावर तो बढ़ चुकी थी, पर साथ ही साथ बाकी जो डीमन साथी थे वो भी मैनिपुलेट होते जा रहे थे। हम देखते हैं कि रोज के हीलिंग स्वॉर्ड कुछ मेंबर्स जो कि अभी उन डीमंस पर भारी पड़ रहे थे, वो डीमंस बढ़ते हुए स्वॉर्ड मेंबर्स की को ही खत्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक डीमन जिसके पेट में तलवार लगी हुई थी, वो अपने एक हाथ से रोज के एक साथी को पकड़ता है, उसे मार देता है। ये देखकर रोज हैरान थी, क्योंकि अब डीमंस को खुद की लाइफ का कुछ नहीं था। वो सभी कह रहे थे कि वो डीमन लॉर्ड के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा सब डीमन कह रहे थे। वो भले ही खुद मारे जा रहे हैं, लेकिन वो रोज के साथियों को भी खत्म कर रहे थे। अब इस चीज पर रोज को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पागलों की तरह नैरो पर हमला करना शुरू कर देती है। अभी यहाँ पर नैरो अच्छी खासी पीटी थी, पर फिर भी वो अपनी तलवार को आगे करती है, क्योंकि अब उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है, इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो तुरंत ही अपने एक फ्लैश को यहाँ पर रोज की आंखों पर चला देती है। इस वजह से उसकी एक आंख पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, और कर्स स्वॉर्ड होने का ये फायदा है कि अब रोज इसे हील नहीं कर सकती। इसका मतलब अब उसे एक ही आंख से देखेगा, जिस वजह से एक साइड पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस चीज का फायदा उठाते हुए नैरो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइनल ब्लू अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इस अटैक के बाद रोज यहाँ पर मारी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय सामने एल आ जाती है। वो अटैक सीधा एल को लगता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि एल तुरंत ही वहाँ पर गिर गई थी, पर ये देखकर रोज पागल हो जाती है। वो एक के बाद एक नैरो के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमले करना शुरू कर देती है। यहाँ पर कुछ देर तक तो बिल्कुल नहीं रुकती, और लास्ट में वो नैरो की तलवार सीधा उसके पेट में घुसा देती है और उसे उसके पेड़ पे लटका देती है। इसके बाद वो नैरो को खत्म ही करने वाली थी कि पर तभी वहाँ पर अमीला आती है। आपने अगर कुछ पहले पार्ट्स देखे होंगे तो आपको अमीला याद होगी, जो कि करंट टाइम की है, लेकिन ये 5 साल पहले की अमीला है। यहाँ पर अमीला को देखकर रोज को एल की याद आती है। अब तभी उससे अपने सारे टीम मेंबर्स भी दिखने लगते हैं, जो कि सच में हंस रहे थे। यहाँ पर एल उसातो से कहती है कि क्या तुम भूल गई कि मैंने मरने से पहले तुमसे कहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी बदला नहीं लेना, तुम जैसी पहले थी तुम्हें वैसा ही रहना है। रोज उनकी बात सुनती है और सोचती है कि हाँ, वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। उसे तो अब और स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, जिससे कि आगे किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। इसके बाद एल और उसके सारे स्वॉर्ड मेंबर्स उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चले जाते हैं, और रोज भी खड़ी हो जाती है और अपनी बैंडेज खोल देती है और कहती है कि अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। उसे ये चीज भी पता थी कि जल्दी डीमन लॉर्ड सामने आ जाएगा और बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, इसलिए उसे जल्द से जल्द फिर से एक टीम बनाने की जरूरत थी। वो कहती है कि उसकी टीम में कम से कम 5 मेंबर्स तो होने ही चाहिए और 2 हीलर्स होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है एक ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल रोज की तरह हीलर हो, और साथ ही साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो, जिससे अगर जरूरत पड़ी तो वो फ्रंट लाइन में आकर डीमन से लड़कर उन्हें हरा भी सकता हो। अगर सच में वो ऐसी कोई स्क्वाड बना लेती है तो उसके बाद उसकी स्वॉर्ड में नहीं बल्कि दूसरी स्वॉर्ड में भी कोई भी नहीं मारा जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम करंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी रोज और उसातो दोनों बग्गी में आगे बैठे हुए थे, जहाँ रोज ये सब याद कर रही थी और सोच रही थी कि फाइनली उसे उसातो मिल चुका है। वैसे वो ऐसी चीज ही मजाक में कहती है कि अगर इस पूरी दुनिया में जितने भी हीलर हैं वो सभी रोज की तरह ही होते तो फिर क्या होता, जिसके बाद उसातो कहता है तो ये दुनिया खत्म हो जाती। इस पर उसातो को मरना पड़ता। वैसे रोज ये भी कह रही थी कि उसकी ट्रेनिंग भी अभी तक कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है, सिर्फ उसके और उसातो के सिवा, और उससे नहीं लगता कि कोई हीलर इतनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर पाएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें अमीला और बाकी डीमंस को दिखाया जाता है। यहाँ पर अभी वो लोग फिर से ब्रिज बनाने में कामयाब हो चुके थे और आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन अमीला और बाकी सभी जानते थे कि जल्द ही ह्यूमंस वहाँ पर आएंगे और फाइट शुरू होने वाली है। तभी वहाँ पर डीमंस नाइट आता है, जो कि इस लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। अमीला उससे कहती है कि तुम्हें उन ह्यूमंस को कम नहीं समझना चाहिए, वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह। इस पर डीमन नाइट कहने लगता है कि मुझे तो इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मॉन्स्टर हुए तो वो मॉन्स्टर आज यहाँ पर मारे जाएंगे। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि किंगडम से सभी सोल्जर्स यहाँ पर आ चुके थे और सभी ने कैंप लगाना शुरू कर दिया था। कैंप इसलिए क्योंकि जो वॉर स्टार्ट हो रही
थी वो अगले दिन से स्टार्ट होगी, इसलिए रात उन्हें अभी यहीं पर गुजारनी है। हम देखते हैं कि अगले ही सुबह सबसे पहले उसातो जग गया था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, ये सोचकर कि आज वॉर है। अब जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर इनुकामी मिलती है। इनुकामी भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि वो एक्साइटेड थी अपने न्यू आर्मर को पहनने के लिए। वो उसातो को बताते हैं कि ये न्यू आर्मर उसे वॉर के लिए मिला है और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ये उसकी मैजिक पावर को बढ़ाता है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ इसकी स्पीड भी कम नहीं है। वो यहाँ पर चाहती थी कि उसातो भी उसके आर्मर की तारीफ करे, इसलिए वो उसे फोर्स करती है कि वो भी आर्मर के बारे में कुछ कहे, लेकिन उसातो को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। वो बस इतना कहता है कि तुम्हें तो क्यूट चीजें पसंद थी पर ये तो कूल लग रहा है। तो इस पर इनुकामी कहती है कि हाँ उसे क्यूट चीजें भी पसंद थी, इसलिए वो कैक्टस फार्मिंग करती है। उसातो की बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो कहता है कि कैक्टस क्यूट नहीं होते, पर कैक्टस को बचाने के लिए यहाँ इनुकामी उसातो से लड़ती है और आर्ग्यूमेंट करती है। साथ ही अभी वो उसातो से थोड़ा चिपकने की कोशिश कर रही थी और बातों ही बातों में वो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि आखिर उसातो उसके लिए क्या फील करता है। उसातो अचानक से शर्मा गया था। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, जिस पर इनुकामी कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए हो, तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो। अब वो उसातो का पीछा कर रही थी। उसातो के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से उसे मदद के लिए काजुकी को चिल्लाना पड़ता है। वैसे उसे लगना नहीं था कि एक ही बार में काजुकी आ जाएगा, लेकिन ऐसा ही होता है। काजुकी वहाँ पर आ जाता है और इनुकामी को पकड़ लेता है। इनुकामी कहती है कि मुझे छोड़ दो, आज मैं उसातो को अपना बनाकर रहूंगी, लेकिन इस पर काजुकी कहता है कि सीरियस हमें बुला रहा है और अभी हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं है ये सब बात कर सके। अब इस पर इनुकामी मान गई थी और वो दोनों वहाँ से जाने लगे थे। जाते वक्त इनुकामी कह जाती है कि मैं फिर से लौट कर आऊंगी। वैसे उसातो यहाँ पर काजुकी को थैंक यू कह रहा था उसकी मदद करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ सीरियस के पास आ चुके थे, जहाँ पर सीरियस उन्हें क्विक अपडेट देता है और बताता है कि डीमन आर्मी करीबन आधे घंटे में पहुंच जाएगी, जिसके बाद वॉर शुरू होने वाली है। उन्होंने तैयारी पहले से कर ली है क्योंकि उन्हें पहले सोल्जर्स के एक वॉल क्रिएट कर उसने सामने खड़ी कर दी है और काजुकी और इनुकामी को हमेशा आगे रहना है। जैसा कि डीमन आर्मी आएगी तो दोनों में वॉर शुरू होगी। इस वॉर के दौरान अगर किसी तरह से इनुकामी और काजुकी डीमन जनरल को ढूंढ लेते हैं जो कि वही डार्क नाइट है, तो उन्हें किसी भी कीमत पर उस डार्क नाइट को खत्म करना है क्योंकि वो उनका जनरल है और अगर उन्होंने उसे रोक दिया तो शायद ही वॉर खत्म हो जाएगी। मगर सीरियस के हिसाब से वो डीमन आर्मी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लोग वहाँ से बाहर की तरफ आ गए थे जहाँ पर वो सोल्जर्स की एक वॉल है। यहाँ आने के बाद अभी काजुकी इनुकामी से पूछ रहा था कि मेरे हिसाब से तुम्हें उसातो की चिंता हो रही है, जिस वजह से इनुकामी कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, तुम दूसरों का माइंड रीड कैसे कर सकते हो। इस पर काजुकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने तुम्हारे एक्शंस नोटिस किए हैं। पर वो ये भी पूछता है कि इसकी वजह क्या है, मतलब ये तो बिल्कुल अजीब बात है कि इनुकामी कहती है कि ये बात तो वापस किंगडम लौट कर ही बताएगी। अब तभी वो लोग अचानक से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को महसूस करते हैं जो कि असल में डीमन आर्मी की ही थी। सामने से बहुत सारी डीमन सोल्जर्स उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। ये उन्हें देखते हैं, सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब धूल हटती है तो वो लोग देखते हैं कि डीमन आर्मी तो गायब हो चुकी है। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक इल्यूजन मैजिक का कमाल है। जब वो अपने दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पर ह्यूमन सोल्जर्स की वॉल बनी हुई है तो उन्हें जानने को मिलता है कि असल में डीमन आर्मी दूसरी तरफ से हमला कर रही है। इसी वजह से उससे अब उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। सीन चेंज होता है और हम रोज को देखते हैं जो कि अभी अपने सभी टीम मेंबर से कह रही थी कि उन्हें बैटल ग्राउंड में जाना है और जो भी इंजर्ड मिले उसे लेकर आना है, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना इसमें उनकी जान को खतरा ना हो। इस पर उसके जो सभी टीम मेंबर्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ उसातो, यूरुरु और ओरगा वहाँ पर रुके थे। उन्हें रोज कहती है कि हम सभी वहाँ नहीं जा रहे। यूरुरु और ओरगा यहाँ टेंट में रुककर सभी को हील करेंगे जिन्हें कि वो बाकी टीम मेंबर्स लेकर आने वाले हैं और उसातो और रोज कुछ देर बाद बैटल ग्राउंड में और फ्रंट लाइन के पास आएंगे, लेकिन तब तक वो लोग भी यहाँ पर रुककर हील करेंगे। वैसे अभी भी लड़ाई शुरू हुई है, इसलिए किसी का भी यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि शुरुआत में कोई भी इंजर्ड नहीं होता। अभी सब के सब मोटिवेट है। वैसे यहाँ पर उसातो को अभी अपने दोस्त की चिंता हो रही थी, जिस पर यूरुरु कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ देर बाद उसे भी फ्रंट लाइन पर ही जाना है। लेकिन अब इतने में ही अनएक्सपेक्टेड चीज होती है क्योंकि जो पहले टीम मेंबर्स था वो दो जो इंजर्ड लोगों को लेकर आया था, जिसमें से एक वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट लगी थी। ये देखकर उसातो के हाथ कांप रहे थे उसे हील करते वक्त, लेकिन फिर भी उसे हील करता है। जब उसातो उससे पूछता है कि उसे ये चोट कैसे लगी तो सोल्जर बताता है कि डीमन आर्मी के पास एक जॉइंट व्हाइट स्नेक है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर उसातो को अपने पहले वाले स्नेक की याद आती है जो कि उसे जंगल में मिला था। वो सोचता है कि क्या ये स्नेक भी उसी तरह का होगा। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें उसी व्हाइट स्नेक को दिखाया जाता है जो कि अभी सभी सोल्जर को बहुत ही आसानी से खत्म कर
करते जा रहा था। उनसे कुछ ही दूर पर वो डार्क नाइट खड़ा हुआ था। जब वो यहाँ ह्यूमंस को देखता है और कहता है कि ह्यूमंस कितने कमजोर है, अमीला ने मुझे कहा था कि हमें देखकर रहना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़ने का भी मौका मिलेगा। अब इतने में ही एक ह्यूमन सोल्जर वहाँ पर आकर उसकी पीठ पर तलवार घुसा देता है। ये देखकर उस डार्क नाइट को गुस्सा नहीं बल्कि खुशी हुई थी और कहता है कि हाँ चलो, किसी के अंदर तो हिम्मत है। वो सोल्जर्स कह रहा था कि हम जीत गए, क्योंकि उनके हिसाब से अगर उन्होंने डार्क नाइट को खत्म कर दिया तो ये वॉर खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डार्क नाइट को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, हालांकि उसे चोट भी नहीं लगी थी, पर इसका जितना भी असर है वो उसी सोल्जर के ऊपर होता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो सोल्जर भी हैरान था। अब डार्क नाइट उसे खत्म करने वाला था, पर इतने में ही वहाँ पर कोई बैलून फेंकता है। उसके अंदर बदबूदार पानी था। ये और कोई नहीं बल्कि रोज का वो टीम मेंबर है। वो पलक झपकाते ही यहाँ उस ह्यूमन सोल्जर को उठाकर ले आया था। ये देखकर डार्क नाइट थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है कि अब खेल में मजा आएगा। इसके बाद अब वो उसी रोज के टीम मेंबर के पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी उसके दूसरी डायरेक्शन से बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग अटैक दिखता है, इसलिए वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी रोज और ओसातो भी फैसला करते हैं कि उन्हें भी अब बैटल ग्राउंड में उतरना होगा, जिसके बाद वो वहाँ भागते हुए उसी तरफ आते हैं। यहाँ रास्ते में रोज और ओसातो को डार्क नाइट के बारे में बताती है और कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने सुना है कि उसके पास एक अजीब सी मैजिक पावर है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैजिक पावर क्या है। अभी जब वो भाग रहे थे तभी ओसातो को अपने ड्रीम में वही डार्क नाइट दिखता है, क्योंकि वो जो डेमी ह्यूमंस गर्ल थी, इमेजिनेशन के बाद ओसातो के बार बार डार्क नाइट दिख रहा था। ओसातो सोचता है कि कहीं ये वही डार्क नाइट तो नहीं, इसी डर से वो वहीं पर रुक गया था। तभी रोज उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरे पर हमला करने से डर रहे हो। जिस पर ओसातो कहता है कि बिल्कुल, मैं एक हीलर हूँ और मेरा काम तो लोगों को प्रोटेक्ट करना है, फिर मैं किसी को मारूंगा कैसे। इस पर रोज उसे बेवकूफ कहती है और कहती है कि अगर तुम्हें खुद नहीं मरना है और अपने दोस्तों को बचाना है तो तुम्हें दूसरों को मारना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम डार्क नाइट के बारे में सुनकर थोड़े से डर गए हो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद रोज ओसातो को कोई ट्रिक बताती है, लेकिन वो ट्रिक हमें नहीं बताई जाती, शायद वो हमें बाद में जानने को मिले। इसके बाद ओसातो थोड़ा सा मोटिवेट हो गया था और अब वो लड़ने के लिए तैयार था। इसी वजह से रोज और ओसातो दोनों ही अपनी अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं और दोनों ही अलग अलग रास्ते में जाने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद ओसातो को यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी दिखती है, जो देखकर बहुत ज्यादा वो दुखी हो गया था। वो देखता है कि सामने एक डीमन एक सोल्जर को खत्म करने वाला है, पर वो जाकर उसे बचा लेता है। साथ ही यहाँ पर एक और सोल्जर बचता है। ओसातो की स्पीड की वजह से और स्ट्रेंथ की वजह से ऐसा करना उसके लिए थोड़ा सा आसान था। दूसरी तरफ रोज भी सोल्जर को बचा रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओसातो उन दोनों सोल्जर को बचाकर ऐसी जगह पर लाता है जहाँ पर कोई डीमन नहीं दिख रहा था। वहाँ उन दोनों को हील करता है और उनसे कहता है कि अगर वो थक गए हो तो यहाँ पर रुक सकते हैं या फिर वापस लौट सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इनुकामी को दिखाया जाता है, जो कि अभी कई सारे डीमन सोल्जर को हरा रही थी, लेकिन वो ये चीज नोटिस करती है कि उसके साथ जितने भी सोल्जर आए थे उनमें से लगभग ज्यादातर इंजर्ड हो चुके हैं। इसी वजह से वो बाकियों से कहती है कि वो उन्हें बेस कैंप तक लेके जाए, जिससे कि वो उन्हें हील कर सके। अभी यहाँ पर इनुकामी भी थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन वो काजुकी को ऐसा नहीं दिखाती। वो कहती है कि हमें सीधा डार्क नाइट की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वही मेन है। अगर हमने उसे खत्म कर दिया तो वॉर एंड हो जाएगी, क्योंकि काजुकी के हिसाब से उन्हें वहां ना जाकर अभी उस जायंट स्नेक को खत्म करने जाना चाहिए, जो कि ताकतवर सोल्जर को इंजेक्ट कर रहा है। अभी डिसाइड कर रहे थे कि इतने में ही तभी उनके सामने वो डार्क नाइट आ जाता है। उसकी पावर को फील करते हुए इनुकामी सभी नाइट से पीछे रहने को कहती है, पर वो बात नहीं सुनते और पहले ही आगे बढ़कर अपनी स्पेयर डार्क नाइट के आर पार कर देते हैं। अभी उसे इतनी स्पेयर लग चुकी थी कि अगर वो नॉर्मली ह्यूमन या डीमन होता तो वो मारा जाता, लेकिन उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि इन स्पेयर से उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पर अपनी बॉडी को अजीब से पावर से सर्कुलेट करते हुए कुछ स्पाइक्स निकालता है, जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर्स वहाँ से दूर फेंक जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन सभी सोल्जर की बॉडी पर भी सेम तरह के स्पेयर का कट लगा हुआ था, जैसा कि अभी डार्क नाइट को लगा था। यहाँ पर हम देखते हैं काजुकी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डार्क नाइट पर हमला करने लगता है, क्योंकि इसकी मैजिक पावर असल में रिफ्लेक्शन है। ये सामने वाले अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसी के ऊपर, और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो काजुकी का अटैक डार्क नाइट को लगता है वो उसी के ऊपर आता है और उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है। उनके हिसाब से अब सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ रही थी, क्योंकि सच में डार्क नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ से इसके बाद हम ओसातो को देखते हैं, जो कि इसी तरफ भागते हुए आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। तब उसे फिर से वही इल्यूजन दिखता है, उसे वही ड्रीम दिखाई देता है, जिसमें इसी बार वो काजुकी और इनुकामी को देखता है, जिन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट आई थी। ये देखकर वो घबरा जाता है और उसका सर दुखने लगता है। वो वहीं बैठकर अपनी हीलिंग पावर से अपने सर को हील करने की कोशिश कर रहा था, पर इस पर कोई फायदा नहीं था। तब एक डीमन उस पर हमला करने लगता है, पर वो
वहाँ से हटकर उससे बच जाता है। अभी वो डीमन फिर से हमला करने आ रहा था, पर इतने में ही वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसको अभी अभी उसातो ने हील किया था। वो यहाँ पर उसातो को बचा लेता है। उसातो उससे काजुकी और इनुकामी के बारे में पूछता है तो वो उसातो को वहाँ उसी डायरेक्शन में बता देता है, जिसके बाद उसातो अभी भी उसी डायरेक्शन में चला गया था। इसी तरफ हम वापस से काजुकी और इनुकामी को देखते हैं जो कि अभी सोच रहा था कि वो डार्क नाइट को कैसे खत्म कर पाए, पर फिर वो एक प्लान बनाते हुए सोचते हैं कि अगर डार्क नाइट उनके अटैक को ना देख पाए तो शायद वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए पहले इनुकामी सामने मैजिक पावर से जमीन पर हमला करती है, जिसकी वजह से धूल उड़ जाती है और अभी डार्क नाइट को सामने कुछ नहीं दिख रहा था। इसका फायदा उठाते हुए वो उसके ऊपर सारे हमला करते हैं, पर हम देखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल अटैक किए थे और उनका शक गलत था क्योंकि ये अटैक भी रिफ्लेक्ट होते हैं। पर तभी इनुकामी नोटिस करती है कि उसकी पीठ पर कोई भी अटैक नहीं लगा, जबकि वो डार्क नाइट के पीठ पर भी हमला कर आई थी। वो समझ जाती है कि शायद अगर हम उसकी पीठ पर हमला करें तो उसे खत्म कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर इनुकामी ने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है और काजुकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्क नाइट को मजबूर कर देता है कि वो सामने ना देखे। इस वजह से डार्क नाइट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और इनुकामी ने यहाँ पीछे आते हुए डार्क नाइट की पीठ पर अपनी तलवार घुसा दी थी और इसके बाद वो काजुकी हमला करने को कहती है। काजुकी जब आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार लेकर तभी वो डार्क नाइट अपनी रिफ्लेक्शन पावर को रिफ्लेक्ट कर देता है और अपने स्पीयर को काजुकी बॉडी के आर पार कर देता है। ये देखकर इनुकामी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और डर भी गई थी। तभी हम देखते हैं कि जो अटैक इनुकामी ने किया था वही सेम अटैक इनुकामी को भी लग जाता है। डार्क नाइट बताता है कि जैसे उन्होंने सोचा था कि जिस अटैक को वो नहीं देख सकता कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है और उसकी पीठ पर जो अटैक लगा था और वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसका रीजन ये है कि वो चाहता नहीं था कि वो अटैक रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि वो इन दोनों को ही कंफ्यूज करना चाहता था, इन्हें अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। ये देखकर इनुकामी बहुत ही ज्यादा हैरान थी और उसे चोट लग गई थी। इसी वजह से वो वहीं पर गिर जाती है और कहती है कि काश मैं उसातो से आखिरी बार माफी मांग पाती। वो लोग यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें पहले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जब इनुकामी और काजुकी दोनों स्कूल में बात करते हुए जा रहे थे कि क्लास में सब कुछ सही चल रहा है, काउंसलिंग की मीटिंग भी अच्छी तरह से हो गई और जो इवेंट होने वाली है उनकी भी प्लानिंग हो चुकी है। उसी दिन जब इनुकामी वहाँ नीचे आती थी तब उसकी मुलाकात उसातो से हुई थी। उसातो उसका क्लासमेट था, लेकिन अभी तक उसने उसातो पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि वो उसातो को पसंद करने लगी है। वो उसातो को कुछ ज्यादा लकी मानती है क्योंकि जब वो उससे पहली बार मिली उसी दिन से उसे टेलीपोर्ट कर इस दुनिया में आने का मौका मिला, जहाँ उसकी लाइफ रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर वो उसातो के प्रोग्रेस को देखते हुए और उसके जीने के अंदाज को देखते हुए उसे लाइक करने लगी। उसका मानना है कि उसातो और काजुकी जब तक उसके साथ हैं तब तक उसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शायद ये उसका गलत मानना था क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। वो उस डार्क नाइट के सामने थी जहाँ डार्क नाइट के हमले की वजह से वो नीचे गिर जाती है। अभी सभी डीमंस सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने काजुकी और इनुकामी को हरा दिया क्योंकि वो दोनों मेन कैरेक्टर हैं और उनके हार जाने की वजह से अब ह्यूमंस की पूरी आर्मी कमजोर पड़ चुकी है। साथ ही बाकी जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी होप खो दी थी कि वो यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएंगे। अभी डार्क नाइट इस सब को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी तलवार सीधा इनुकामी की गर्दन पर मारने वाला था, लेकिन तभी उसातो बहुत ही स्पीड के साथ अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए दौड़कर वहां पर आता है और बहुत ही खतरनाक पंच यहाँ उस डार्क नाइट के चेहरे पर मारता है। इस अटैक के बाद वो डार्क नाइट के चेहरे का मास्क हल्का सा क्रैक हो जाता है और वो डार्क नाइट भी वहाँ से बहुत ज्यादा दूर फिक चुका था। उसातो यहाँ पर देखता है कि इनुकामी और काजुकी दोनों को बहुत ज्यादा खतरनाक चोट आई है। इस वजह से उसातो वहाँ बहुत ही ज्यादा हैरान और घबराया हुआ था, लेकिन इसके बाद वो हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को हील करने वाला है। हम देखते हैं कि अभी इनुकामी ने बहुत ही जल्दी हील कर लिया था, मतलब कि वो जल्दी ठीक हो गई थी। काजुकी को हील करना अभी बचा हुआ था, पर तभी इनुकामी बैठते हुए वहाँ उस डार्क नाइट की तरफ देखती है कि वो डार्क नाइट असल में एक लड़की है। अभी डार्क नाइट को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से वो गुस्से में फिर से उसातो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसातो ने अभी इनुकामी और काजुकी दोनों को उठा लिया था और वो उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है जिससे कि भागते हुए वो उन्हें हील कर सके, और वो ऐसा ही करता है जिस वजह से जल्दी इनुकामी पूरी तरह से हील हो चुकी थी। अभी एक डीमन उन पर हमला करने वाला था, पर उसातो उसके अटैक से बच जाता है। अभी काजुकी को हील करना था, इसलिए उसातो रुक नहीं सकता था। यहाँ पर इनुकामी उसातो को वो कुछ बताना चाहती थी, पर इतने में ही वो डार्क नाइट वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देती है। अब उसातो यहाँ इनुकामी और काजुकी को नीचे उतार देता है। इनुकामी डार्क नाइट के बारे में उसातो को बताती है कि इसके पास पावर है कि अगर हम इस पर कोई अटैक भी करते हैं तो ये उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन खुद इनुकामी भी हैरान थी कि आखिर उसातो के अटैक को इसने रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया।
किया। वो ओसातो से पूछती है कि उसने किस तरह का अटैक किया था। वैसे ओसातो अभी ये सोच रहा था कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो यहाँ रुकता है तो इससे इनुकामी और काजुकी दोनों में खतरे आ सकते हैं, लेकिन अभी वो भाग भी नहीं सकता क्योंकि अगर वो भागा तो बाकी जो सोल्जर्स हैं वो भी मारे जाएंगे। अब ओसातो इसलिए लड़ने का फैसला करता है। इनुकामी भी वहाँ रही थी। इनुकामी भी कह रही थी कि वो अभी उसकी मदद करेगी, पर ओसातो उसे रोक देता है और कहता है कि वो बस काजुकी के साथ रहे, इस डार्क नाइट को वो खुद देख लेगा। इसके बाद अब ओसातो ने खुद को पूरी तरह से हीलिंग मैजिक में कवर कर लिया था, जिसके बाद वो हमला करना शुरू करता है। वो ये बात समझ गया था कि शायद उसके अटैक भी रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन वो यही सोच रहा था कि अगर अटैक रिफ्लेक्ट होते भी हैं और उसे चोट लगती भी है तो वो लड़ते हुए उस चोट को ही हील कर देगा। लेकिन उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि जब ओसातो डार्क नाइट के अटैक को रोक रहा था और बल्कि उस पर अटैक कर रहा था तो यहाँ पर ओसातो का एक भी अटैक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। ओसातो सोचता है कि शायद डार्क नाइट के पास अब एनर्जी नहीं बची है। इस तरफ डार्क नाइट खुद सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर उसके अटैक रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे, जबकि डार्क नाइट खुद रिफ्लेक्ट मैजिक का यूज कर रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी काजुकी को होश आ चुका था। इनुकामी उसे बताती है कि उन दोनों को ओसातो ने बचा लिया है। अब वो यहाँ पर ओसातो उस डार्क नाइट को लड़ते हुए देखता है। हम देखते हैं कि डार्क नाइट अभी अपनी कई सारी स्पाइक का यूज कर रही थी, जो कि उसके डार्क नाइट आर्मर से बनी हुई है, लेकिन इन स्पाइक से ओसातो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ओसातो हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए पंच मारकर उन सभी स्पाइक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक स्पाइक उसके हाथ के आर पार चली जाती है। डार्क नाइट अभी खुश थी कि फाइनली एक अटैक ओसातो को डैमेज पहुंचा चुका है, लेकिन वो देखती है कि ओसातो के हाथ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अभी सभी लोग ये देखकर हैरान थे। काजुकी को अलग लग रहा था कि शायद ऐसा हीलिंग मैजिक की वजह से है, ओसातो के हाथ पर चोट लगी, लेकिन हीलिंग मैजिक के कारण वो तुरंत ही हील हो गई। लेकिन इनुकामी अब सब चीज समझ चुकी थी। वो यहाँ पर कहती है कि शायद इस डार्क नाइट की कमजोरी हीलिंग मैजिक है। हम देखते हैं कि ओसातो अभी हीलिंग मैजिक का ही इस्तेमाल शुरू से लेकर कर रहा था। इसी वजह से डार्क नाइट उसके किसी भी अटैक को रोक नहीं पा रही थी। ओसातो यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसे बहुत ही ज्यादा ताकत से पंच करता है, जिस वजह से डार्क नाइट बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसे इस वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पर इनुकामी कहती है कि ओसातो के अटैक रिफ्लेक्ट इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि ओसातो उसे कोई भी फिजिकल डैमेज दे ही नहीं रहा। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो डार्क नाइट को कोई भी कमजोरी नहीं हो रही। हीलिंग पावर से अटैक करने की वजह से उसकी जो चोट है वो खुद हील हो रही है, लेकिन उसे दर्द जरूर महसूस करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब रोज ओसातो की ट्रेनिंग कराती थी तो उसे कई बार हिट करती थी, लेकिन हीलिंग मैजिक की मदद से जिस वजह से उसकी जो इंजरीज थी वो हील होती जा रही थी, लेकिन पेन ओसातो को खुद सहना पड़ रहा था। यहाँ पर भी वही सेम चीज हो रही है। ओसातो उसे एक भी इंजरी नहीं पहुंचा रहा, लेकिन बस उसे पेन की वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन अब उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आना शुरू हो गया था, जिस वजह से वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाती है। अभी यहाँ पर जब वो एनर्जी रिलीज करती है तो ओसातो वहाँ से दूर फिक जाता है और सीधा ही इनुकामी और काजुकी के पास आता है। यहाँ पर अभी उन दोनों को ही ओसातो की थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन ओसातो कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब वो इस फाइट को खत्म करने वाला है। वहाँ सामने वो डार्क नाइट भी अभी अपनी पूरी पावर को रिलीज कर चुकी थी। उसके आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेड ऑरा था और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने स्पेयर को समन करती है। अब यहाँ से हम वॉर के कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि अभी ओसातो ब्लोरेंस के साथ बैठा हुआ था, जहाँ वो उसे बता रहा था कि नॉर्मल वर्ल्ड में अभी उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उसे कोई रिवॉर्ड मिला हो, लेकिन पहली बार इस वॉर में उसने सभी की जान बचाई। इसकी वजह से उसे किंगडम में बुलाकर अवार्ड दिया गया था। वैसे ब्लोरेंस को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। ओसातो देखता है कि ब्लोरेंस दिन भर यहाँ बैठा रहता है, जिस वजह से उसकी बॉडी पर फैट जमा होता जा रहा है। वो उसे समझा रहा था कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए और उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी वहाँ पर उनकी वो टीम का एक आदमी आता है और ओसातो को बताता है कि उसे कासल में बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा था कि तुम जब कासल की तरफ जाओ तो टाउन से थोड़ा सा देख कर जाना। ओसातो को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो इसका कारण पूछता है तो इस पर वो आदमी कहता है कि ये तुम खुद समझ जाओगे। अगले सीन में ओसातो वहाँ टाउन में होते हुए जा रहा था, जहाँ सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो सभी उसकी तारीफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसने वॉर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही इनमें से कुछ लोगों के बच्चे वॉर में सैनिक के पोस्ट पर लगे थे, उनकी भी जान बचाई। ओसातो टाउन में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। ओसातो उन्हें समझा रहा था कि ये तो उसका काम है और इसी सब में वो ये चीज नोटिस कर पाता है कि वहाँ से वो मिस्टीरियस गर्ल यानी कि वही वो कैट गर्ल भी गुजर रही थी, जिसे ओसातो बहुत ज्यादा पहले मिला था। अब इसके बाद ओसातो वहाँ से निकल जाता है सीधा कासल की तरफ। कासल के मेन गेट पर आने के बाद वहाँ का जो गार्ड था वो ओसातो को रोकता है और उसे थैंक यू कहने लगता है। उसके जो कॉमरेड्स यानी कि उसके जो साथी थे जो कि अभी फौज में गए थे, उन सभी की जान बचाने के लिए, क्योंकि इस बार इन लोगों ने बहुत कम जान गंवाई है। ओसातो कहता है कि उन लोगों ने भी उनकी जान बचाई थी, इसलिए सब कुछ बराबर हो गया। अब इसके बाद ओसातो आगे बढ़ जाता है। वो वहाँ कैसल के अंदर
आता है जहाँ पर किंग उससे कह रहे थे कि उन्हें उसातो की हेल्प की जरूरत है। उसातो कहता है कि वो हेल्प के लिए तैयार है, उसे क्या करना होगा। जिस पर यहाँ पर किंग और पास में ही खड़ा सीलियस उसातो को समझाते हैं कि उन्होंने उस डार्क नाइट को बंदी बना लिया था। उन्होंने उससे कई सारी चीजें पूछी जो कि उसने बता दी। उसातो पूछता है कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है। इस पर सीलियस कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि हम उससे नॉर्मल जानकारी तो निकलवा पा रहे हैं, लेकिन हमें क्रिटिकल जानकारी भी चाहिए जो कि बहुत बारीक है। और उसने डिमांड किया है कि वो जानकारी वो तभी देगा जब वो उसातो को उससे मिलवाएगा। उसातो ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था। उसे एक कंडीशन थोड़ी सी अजीब लग रही थी, लेकिन वो इस पर हाँ कर देता है। यहाँ पर सीलियस बता रहा था कि उन्होंने जो कुछ भी पूछा, जैसे कि उनका बेस क्या है, उनकी जो प्लानिंग थी, मतलब कि जो टैक्टिक्स थे यहाँ तक आने की और वॉर करने की, उन्होंने वही दिन क्यों चुना, वो सारी चीजें उसने बता दी। उसातो सुनकर भी शौक था कि आखिर को इतना कोऑपरेट कैसे कर सकता है। वैसे इसके बाद सीलियस और उसातो वहाँ उस तहखाने की तरफ जाने लगे थे जहाँ पर उस डार्क नाइट को कैद कर रखा है। अभी उनके साथ में इनुकामी भी आ रही थी क्योंकि उसे पता लग चुका था कि डार्क नाइट ने खुद उसातो को बुलाया है। वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और जब वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहे थे तो वो उसातो से कह रहे थे कि उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो डार्क नाइट को नहीं छोड़ेगी। अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो उसातो यहाँ पर सारी सिचुएशन समझ रहा था। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद तुम्हारी पहली फाइट में तुम उससे हार गई थी। इस पर फिर से इनुकामी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वैसे वो ज्यादा कुछ कहती नहीं। वैसे अभी उसातो भी थोड़ी सी हैरान थी क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने खुद उस डार्क नाइट को कैसे हरा दिया। तभी सीलियस कहता है कि तुम्हें ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं पता। हमारे यहाँ पर एक ब्लैक मैजिक होता है जो कि दूसरे सभी मैजिक को कैंसिल करता है। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पावर है, लेकिन ना जाने कैसे पर ये हीलिंग मैजिक के इसके खिलाफ बहुत कारगर है। तुम्हारे हीलिंग मैजिक ने उसके जो ब्लैक मैजिक है उसे अपोज करते हुए उसके असर को हटा दिया, जिस वजह से तुम दोनों के ही मैजिक आपस में कैंसिल हो गए। इसलिए वहाँ मैजिक था ही नहीं और तुमने जब उसे मारा तो उसे फिजिकल डैमेज हुआ, इसी वजह से वो हार गई। अभी यहाँ पर उसातो सब कुछ समझ गया था, लेकिन इसके बाद उसे भी समझ में आता है कि इसका मतलब जो फिजिकल डैमेज पहुंचा था वो अभी भी उसे दर्द दे रहा होगा। अभी उसातो पूछता है कि यहाँ पर आने के बाद क्या किसी ने भी उसका मेडिकल चेकअप किया या फिर उसे हील करने की कोशिश की। जिस पर सीलियस बताता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उसकी बॉडी पर वो डार्क आर्मर है। ये सुनकर उसातो तुरंत ही वहाँ से भागता है। वो नीचे उस जेल के सामने आ जाता है और सामने डार्क नाइट को बैठा हुआ देखता है। वो उससे पूछता है कि तुमने खुद को हील करने की बात क्यों नहीं की, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। अभी उसातो समझ गया था कि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। इसी वजह से उसातो तुरंत ही जेल का वो गेट ओपन करवाता है और अंदर जाता है। यहाँ वो उस डार्क नाइट से अपना हाथ आगे करने को कहता है। डार्क नाइट समझ रही थी कि शायद उसातो उसे टॉर्चर करेगा। वैसे खुद डार्क नाइट ने उसे यहाँ बुलाया है, लेकिन वो खुद से ही सवाल कर रही थी कि आखिर मैंने इस लड़के को यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर भी वो कहती है कि शायद मैं बस उसका चेहरा देखना चाहती हूँ जिसने मुझे पहली बार हराया। अभी बस उसातो उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है तो वो अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है, जिसके बाद उसातो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इससे धीरे धीरे डार्क नाइट की बॉडी हील हो रही थी, यानी कि उसका जो पेन था वो कम होता जा रहा था, पर साथ ही साथ उसका जो डार्क आर्मर है वो भी पिघलते जा रहा था, जिस वजह से वो थोड़ी सी हैरान लग रही थी। अभी उसातो उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हारी सारी चोट ठीक कर दूंगा। इसके बाद उसातो हाथ बढ़ाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी से जितना भी चोट लगी थी वो सारी हील होने लग जाती है। अभी यहाँ वो उसके फेस की तरफ भी हाथ बढ़ाता है जहाँ पर अभी डार्क नाइट को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसने उसातो का हाथ पकड़ लिया था। अब उसकी सारी चोट ठीक हो चुकी थी। उसातो अपना हाथ दूर करने की कोशिश करता है पर वो उसके हाथ को छोड़ नहीं रही थी। उसातो कहता है कि वो उसका हाथ छोड़ क्यों नहीं रही, जिस पर वो डार्क नाइट कहती है कि उसे अच्छा लग रहा है। अब उसातो उसकी आंखों में आंसू देखता है और अपने हाथ को भी पीछे नहीं करता। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि उसातो वापस से अपने घर पर आ चुका था, रियल वर्ल्ड में नहीं है, यही इसी रीइंकार्नेशन वाले वर्ल्ड में, जहाँ पर अभी रोज इसे ट्रेनिंग के लिए लेकर आई थी। उसातो कहता है कि हाँ मैंने बहुत ही ज्यादा आराम कर लिया, अब मुझे भी ट्रेनिंग करनी है। उसातो यहाँ पर बताता है कि उसे अपने हीलिंग मैजिक के नेक्स्ट लेवल पर जाना है, जिससे कि वो किसी की भी चोट के साथ किसी बीमारी को भी ठीक कर सके, क्योंकि अभी वो इतने लेवल पर नहीं पहुंचा। साथ ही साथ इस वॉर के बाद ये चीज भी देखी जा चुकी है कि उसकी हीलिंग मैजिक की एक लिमिट है, जिससे ज्यादा वो हीलिंग मैजिक को यूज नहीं कर सकता। उसे वो स्टेज भी पार करनी है, लेकिन रोज बताते हैं कि नहीं, तुम अभी इतने ज्यादा कैपेबल नहीं हो कि उस सर्टेन लेवल तक पहुंच पाओ, और वैसे भी मैंने आज तुम्हें किसी दूसरी तरह की ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। उसातो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर रोज उसे समझाती है कि जिस तरह से तुमने इस वॉर के दौरान ब्लैक मैजिक को पहली बार देखा, उसी तरह से एक और चीज होती है। असल में कुछ वेपन्स के ऊपर डीमंस कर्स का यूज करते हैं, जिससे कि वो वेपन इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि उनसे चोट लगने के बाद हीलिंग मैजिक से भी उस चोट को हील नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हमें ऐसा हर वेपन के अटैक को डॉज करना पड़ता है, उनसे बचने का और कोई तरीका नहीं है। इसलिए वो बताती है कि अभी वो उसातो को पंच करेगी और उसातो को उससे
पंचेस से बचना होगा। ओसातो कहता है कि क्या वो सच में अपने टीम मेंबर्स यानी कि अपने स्टूडेंट पर हाथ उठाएगी, जिस पर रोज कहती है कि बिल्कुल। इसके बाद रोज उसे वहाँ से बहुत ही तेजी से दूर फेंक देती है। ओसातो ने हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए खुद को बचा लिया था और सेफली लैंडिंग कर ली थी। इसके बाद फिर से रोज उसके पीछे पड़ जाती है। ओसातो बहुत स्पीड से उसके अटैक को डोज करने की कोशिश कर रहा था, पर वो पहले अटैक को डोज नहीं कर पाता। रोज उसे बहुत ही तेजी से पेट पर पंच करती है। यहाँ पर रोज ने बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से ओसातो कुछ देर के लिए तो बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो आराम से लेटा हुआ था। इस वजह से उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। तभी वो अपने पीछे वहाँ रोज को खड़ा हुआ देखता है, जो कि कह रही थी कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि पहले पंच में मैंने तुम्हारी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनकर ओसातो हैरान हो जाता है और थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो उसे थैंक यू भी कहता है और इसके बाद वो फिर से इसी सब में लग गए थे और ट्रेनिंग करने लगे थे। अभी कुछ दिन इस तरह से बीत जाते हैं। ओसातो की हालत खराब थी, लेकिन वो जानता है कि ऐसी ट्रेनिंग के बाद वो और ज्यादा इम्प्रूव कर लेगा। वैसे अब उसकी आदत बन चुकी थी कि दिन भर ट्रेनिंग करने के बाद भी वो आराम करता और जिस दिन उसकी छुट्टी होती वो उस दिन डार्क नाइट से मिलने के लिए जाता। आज भी उसकी छुट्टी थी, इसलिए वो डार्क नाइट के पास आया था, जहाँ उसे वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है और कहता है कि वो वैसे तो पेन में है, लेकिन उससे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए वो हार नहीं मान रहा। अभी डार्क नाइट बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओसातो यहाँ पर आकर उसे ये सब क्यों बता रहा है। वो इस बारे में पूछती है, जिस पर ओसातो कहता है कि इसका रीजन बस यही है कि आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ आऊँ। अब यहाँ पर ओसातो उससे भी सवाल पूछने लगता है। वो कहता है कि तुम आगे का क्या प्लान कर रही हो, जिस पर डार्क नाइट कहती है कि वो जेल में है, आखिर वो क्या प्लान बना सकती है। वैसे अभी ओसातो यहाँ पर उससे भी सवाल पूछ रहा था, जिनसे वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और वापस से अपने डार्क नाइट के आर्मर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि उसका फेस ना दिख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज किंग से आकर मिलते हैं। किंग ने उसे यहाँ पर किसी काम के लिए बुलाया था। वो कहती है कि उन्हें रोज को 2 बातें बतानी है, उनकी तो डिमांड है। रोज उनसे पूछती है, पर तभी सीन चेंज हो जाता है। अब हम ओसातो को देखते हैं, जो कि इस वक्त काजुकी से मिलने के लिए आया है। यहाँ पर आकर वो देखता है कि काजुकी अभी बहुत ही ज्यादा कूल ट्रेनिंग कर रहा है। वहाँ पर प्रिंसेस सीलिया भी खड़ी हुई थी। वो ओसातो को बताती है कि काजुकी खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, इसलिए वो हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। अभी ओसातो प्रिंसेस सीलिया के बारे में सोच रहा था कि ये शायद काजुकी को पसंद करती है, जिसकी वजह से ये अभी उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए देख रही है। पर फिर ओसातो को अपनी ट्रेनिंग के बारे में याद आता है, जिस वजह से वो काजुकी को लेकर जलन करने लगी थी। बाद में काजुकी ओसातो को देखता है तो वो अपनी ट्रेनिंग रोकता है और अब वो बैठकर बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए काजुकी कह रहा था कि इनको तुम पर पूरा भरोसा है और वो चाहते हैं कि तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। साथ ही उन्होंने मुझसे भी सेम चीज कही। काजुकी कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, तुम्हारी वजह से ही वहाँ डार्क नाइट से जिंदा बच पाया, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मारा जाता। तभी काजुकी नोटिस करता है कि उसके पास ही प्रिंसेस सीलिया बैठी है, जिस वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाता है और तुरंत ही वहाँ पर रुक जाता है। अभी ओसातो वहाँ से चला गया था। अभी काजुकी फिर से आगे बढ़कर ट्रेनिंग करने वाला था, लेकिन तभी प्रिंसेस सीलिया उसे रोकती है और पूछने लगती है कि अभी वो क्या बात कर रहा था। यहाँ पर प्रिंसेस सीलिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। उससे ये चीज में गुस्से में उससे ये चीज पूछ रही थी, जिस वजह से काजुकी थोड़ा सा डर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ओसातो जब वापस घर लौटते हुए जा रहा था, तभी वो सोच रहा था कि किंग ने डार्क नाइट को वहाँ जेल में बंद करके रखा है। आखिर वो चाहते क्या है। अभी तो वो उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन जब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तब वो उसे खत्म कर देंगे। ओसातो ये सोचकर थोड़ा सा दुखी था। अभी दूसरी तरफ हम डार्क नाइट को देखते हैं। वो मन में सोच रहे थे आखिर ओसातो उससे बार बार मिलने के लिए क्यों आ रहा है, जबकि एक तरह से देखा जाए तो वो उनकी दुश्मन है। फिर भी ओसातो यहाँ पर आकर उसे अपने डेली रूटीन के बारे में बता रहा था और उससे बात कर रहा था, जो चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाती है कि ओसातो ही होगा, पर वो देखती है कि और कोई नहीं बल्कि रोज है। वो उसे देखकर थोड़ी सी हैरान थी। रोज यहाँ पर आकर बताती है कि किंग ने मुझे तुम्हारे लिए 2 ऑप्शंस चूज करने को कहे हैं। वो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर डार्क नाइट को बताती है। वो कहती है कि पहला ऑप्शन तो ये है, तुम जिंदगी भर इसी जेल के अंदर कैद रहो, और इसके बाद अब वो गेट खोलने लगती है और कहती है कि दूसरा ऑप्शन ये है। बस इतना ही सुनते हुए डार्क नाइट कहती है कि तुम मुझे खत्म कर दोगी। इस पर रोज कहती है कि नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। वो आगे आते हुए कहती है कि किंग ने कहा है कि तुम्हें अपने टीम में ज्वाइन कर लूं, क्योंकि वैसे भी यहाँ जेल में बंद रहने से हमारे किंगडम के सिर्फ रिसोर्सेस ही खत्म होंगे। इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ मिलकर ट्रेनिंग करो। और इतना कहते हुए रोज यहाँ पर उससे सर पर बहुत ही तेजी से मारती है, जिससे उसका आर्मर हट गया था, क्योंकि रोज ने यहाँ पर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। अभी ओसातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो फॉक्स गर्ल क्या कह रही है, लेकिन उसी समय इनुकामी वहाँ पर आती है और वो उस फॉक्स गर्ल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी डेमी ह्यूमन को देखा था। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उसी डार्क नाइट को देखते हैं, जो कि अभी अभी रोज के टीम मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। हालांकि ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे कई घंटे हो चुके थे
दौड़ते हुए और अब वो थक भी रही थी। लेकिन तभी रोज वहाँ पर आती है और उसे अपने अंदाज में मोटिवेट करती है, जो चीज थोड़ी सी खतरनाक है। लेकिन फिर वो फिर से भागने लगी थी। साथ ही उसके जो टीममेट्स बने हैं नए नए, वो भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस वजह से वो उनसे हारना नहीं चाहती थी। अब हम वापस से उसातो के पास आते हैं। अभी वो उस फॉक्स गर्ल के घर पर आ चुका था, जहाँ पर उसातो उस फॉक्स गर्ल से पूछता है कि आखिर उसने उसातो को वैसा फ्यूचर क्यों दिखाई जिसमें उसकी दोस्त मर चुके हैं। ये सुनते हुए इनुकामी बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बताती है कि उसके पास ऐसी पावर है कि वो फ्यूचर देख सकती है। हालांकि वो इस जगह से है नहीं, वो एक बीस्ट लैंड से है, जहाँ पर वो अपनी मदर के साथ रहा करती थी। लेकिन उसकी मदर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिस वजह से उसे किसी हीलर की जरूरत थी। डेमियोन्स के पास हीलिंग पावर्स नहीं होती, लेकिन हीलिंग पावर ह्यूमंस के पास होती है। इस वजह से वो किसी हीलर को ढूंढने की जर्नी पर निकलती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसने हीलर की तलाश करना शुरू कर दी थी। अब इस पर उसातो कहता है कि तो फिर तुमने ओर्गा और रुरुरु की मदद क्यों नहीं ली, वो भी तो हीलर है। इस पर वो फॉक्स गर्ल बताते है कि वो हीलर है, लेकिन वो लड़ नहीं सकते। साथ ही वो ये भी कहती है कि सबसे बेस्ट अगर कोई हो तो वो रोज होती, लेकिन उसने रोज से बात नहीं की क्योंकि वो थोड़ी सी डरावनी है। और साथ ही उसने फ्यूचर देख लिया था कि जब वो रोज से पूछेगी तो उसे मना कर देगी, इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी रास्ते में उसे उसातो जाता हुआ दिखा। इस वजह से उसने उसातो को उसका फ्यूचर बताया, क्योंकि इस पूरे किंगडम को बचाने का सिर्फ यही तरीका था और उसने सिर्फ किंगडम की भलाई के लिए किया। वैसे अभी ये बात इनुकामी के सामने इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे पता है कि इनुकामी भी मेन कैरेक्टर है और वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। हालांकि इनुकामी यहाँ पर कहती है कि वो उसातो को अपने बीस्ट लैंड ले जाना चाहती है, लेकिन उसातो वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अब इस किंगडम की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो किसी भी मेन कैरेक्टर को यहाँ से भेज सके और उसातो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी उसातो कहने लगता है कि ये बात सही है, लेकिन हमें दूसरे किंगडम में भेजा जा रहा है। ये बात बताने के लिए हम लोग मिलकर भी डीमंस के खिलाफ लड़ सकते हैं। उसातो कहता है कि जब हम वहाँ से जाएंगे तो रास्ते में बीस्ट लैंड के लिए रुक सकते हैं और इसी जर्नी के बीच वो फॉक्स गर्ल की मदर को भी हील कर देगा। अब इस चीज पर वो फॉक्स गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसातो कहता है कि इस चीज के लिए उसे परमिशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो परमिशन लेने के लिए तुरंत ही वहाँ से जाने लगा था। हालांकि वो रुकते हुए इनुकामी को कहकर जाता है कि वो कोई भी ऐसी चीज ना करे। जब इसके बाद हम देखते हैं कि उसातो वहाँ रोज के पास आ गया था, वो उसे सारी बात बताता है। वैसे उसी दौरान हमें उस फॉक्स गर्ल का नाम अमा को पता चलता है। अभी उसातो रोज को बता रहा था कि फॉक्स गर्ल यानी कि अमा को फ्यूचर देख सकती है। ये सुनकर रोज बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि उसे अगर बीस्ट लैंड जाना है तो इसके लिए उसे सबसे पहले किंग की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि जब अमा को फ्यूचर देख सकती है तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट होगा आने वाले समय में होने वाली वॉर के लिए। उसातो कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो तुरंत ही अमाको के पास आ जाता है, जहाँ पर इनुकामी अभी भी बैठी हुई थी। अमाको को पहले से पता था कि वहाँ पर क्या हुआ, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और कहती है कि फिर हमें किंग के डिसीजन का इंतजार करना चाहिए। ये देखकर इनुकामी बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि उसातो ने यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं कहा था और अमाको पहले सब कुछ समझ चुकी थी। इसका मतलब उसातो और अमाको दिल से कनेक्ट है। जबकि उसातो को चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि इनुकामी का बिहेवियर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम डार्क नाइट को देखते हैं, जो कि अभी बैठी हुई खाना बना रही थी। हालांकि वो खाना खा नहीं रही थी, अब उससे बस उसकी टेबल पर खाना रखा हुआ था। उसे ये खाना बिल्कुल नहीं पसंद था। वो कहती है कि मुझे ये खाना नहीं खाना। तभी बाकी टीम मेंबर उस पर गुस्सा करने लगे थे और कहते हैं कि उसे ये खाना खाना ही होगा। अब तभी वहाँ पर उसातो आ जाता है। अभी वो डार्क नाइट कह रहे थे कि इस जगह से अच्छा तो वो जेल था, वहाँ पर शांति से बैठ तो सकती थी। तभी उसातो से एक डायरी देता है और कहता है कि वो इस डायरी में अपनी रोज की बातें लिख सकती है, इससे उसका मन हल्का होगा। उसातो ने भी सेम ऐसा ही चीज की थी। इसके बाद उसे यहाँ की आदत लग गई थी, इसलिए अभी वो डार्क नाइट उस डायरी को रख लेती है और अब वो खाना खाने लगी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो लोग फिर से दौड़ रहे थे, उस दौरान उसातो आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि जो चीज देखकर डार्क नाइट हैरान थी कि वो लोग कई घंटों से दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसातो अभी तक थका नहीं है। जबकि इतने घंटे तक दौड़ने के बाद किसी की भी सांस फूलने लगती है। वो सोचती है कि क्या उसातो ह्यूमंस नहीं है। वैसे अब तभी उसे वहाँ जंगल की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए देखने जाती है कि ये किस चीज की आवाज थी। जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो इस समय उसातो और रोज ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग कुछ नहीं थी, बस उसातो रोज के हाथों पिट रहा था। रोज उसे इतनी तेजी से मारती है कि उसातो वहाँ से तेजी से नीचे फिक जाता है। ये देखकर डार्क नाइट हैरान थी। वो सोच रहे थे कि आखिर उसातो इतनी मार खाने के बाद भी जिंदा कैसे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उसातो गुस्से में रोज की तरफ बढ़ता है। रोज कह रहे थे कि उसे और अच्छी तरह से अटैक डोज करना चाहिए, पर उसातो चिल्लाते हुए कहता है जब वो बार बार अपनी डायरेक्शन बदल रही है तो ऐसे में वो किसी के अटैक को डोज कैसे कर सकता है। पर रोज हंसते हुए उससे कहती है कि यही चीज तो वॉर में काम आएगी। हालांकि इसके बाद अब वो फिर से ट्रेनिंग करने लगे थे, जो देखकर डार्क नाइट हैरान थी। अभी जब रोज पूरी स्पीड में भागती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सेकंड के लिए गायब हो
हो गई थी, जिसके बाद वो उसातो पर हमला करती है। लेकिन उसातो यहाँ पर पहली बार उसके अटैक को डोज कर लेता है, जो देखकर उसातो बहुत ही ज्यादा खुश था। पर तभी रोज उसे किक करते हुए उसे फिर से दूर फेंक देती है और फिर वो सीधा जाकर एक पेड़ से टकराता है। तभी वो डार्क नाइट भी वहाँ सामने आ गई थी। अभी उसातो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसने पहली बार रोज के अटैक को डोज किया। रोज भी उससे कहती है कि तुमने आखिर कर दिखाया। और अब यहाँ उसातो की आज की ये वाली ट्रेनिंग एंड होती है। रोज कहती है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसके बाद उसातो वहाँ से चला जाता है। अभी उसातो और वो डार्क नाइट साथ में बैठे हुए थे। यहाँ पर उसातो कहता है कि तुम्हें शायद डर लगता होगा क्योंकि रोज बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह है। डार्क नाइट मन में सोच रही थी कि हाँ, वो मॉन्स्टर की तरह है, लेकिन उसातो भी मॉन्स्टर से कम नहीं है। अब उसातो पहले तो डार्क नाइट से माफी मांगता है क्योंकि अभी तक उसने उसका नाम नहीं पूछा, और इसके बाद वो नाम पूछता है तो वो डार्क नाइट यहाँ पर अपना नाम फ्लेम बताती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि उसके नाम से उसे कोई भी बुलाता नहीं, सब उसे डार्क नाइट कहकर बुलाते हैं। अब तभी वहाँ पर ब्लोरेंस आ जाता है। उसातो ब्लोरेंस से बात करने लगता है। ये चीज फ्लेम को थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि उसने अभी अभी पहली बार यहाँ पर किसी को अपना नाम बताया और उसातो ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी उसातो ब्लोरेंस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ से चला गया था, जो चीज देखकर फ्लेम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बहुत ही तेजी से भागती है और उसातो के पीछे पड़ जाती है। हालांकि रात को अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। वहाँ सभी टीम मेंबर्स अभी रोज को बता रहे थे कि जोश जोश में फ्लेम ने ओवर ट्रेनिंग कर ली, जिस वजह से अब उसकी तबीयत खराब हो गई है। हालांकि वो टीम मेंबर्स यहाँ पर उसातो से कहने लगे थे कि उसने ट्रेनिंग में ऐसा क्या किया जिससे कि फ्लेम इस तरह से दौड़ने पर मजबूर हो गई, जिस पर उसातो कहता है कि कुछ भी नहीं, वो तो नॉर्मल दौड़ रहा था, फ्लेम बस उसे हराना चाहती थी। पर तभी उसकी वो टीम मेंबर्स कहते हैं कि उसातो जिस तरह से दौड़ता है उसे नॉर्मल ह्यूमन नहीं कहा जा सकता। पर उसातो को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि कुछ भी कहो, लेकिन वो उनके कप्तान यानी कि रोज से भी ज्यादा ही ह्यूमन लगता है। अब इस चीज पर बाकियों को गुस्सा आ गया था और वो लड़ने के लिए तैयार थे, पर सभी के साथ यहाँ पर रोज भी गुस्सा आया था, जिस पर वो गुस्सा करते हुए उन्हें शांत से बैठ जाने को कहती है। इसके बाद सभी बैठ जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वैसे हम देखते हैं कि रात के टाइम पर यहाँ फ्लेम को भूख लगी थी, इस वजह से वो किचन की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो उसातो रोज को बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर रोज कह रहे थे कि उसे कल किंग से जाकर परमिशन लेनी चाहिए और अगले दिन बीस्टलैंड और बाकी सभी किंगडम्स की तरफ निकल जाना चाहिए। ये सुनकर फ्लेम थोड़ी सी हैरान थी। अब अगले दिन हम सुबह देखते हैं कि फ्लेम यहाँ रोज को उस हाउस से जहाँ पर सभी रहते हैं वहाँ से भाग चुकी थी। अब उसके बाद क्या हुआ ये सारी चीजें अभी हमें नहीं बताई जाती। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसातो अमाको के साथ वहाँ पैलेस में पहुंच चुका था, जहाँ वो किंग से आकर मिलता है। अभी किंग को जब ये बात पता चलती है कि अमाको ने उसातो को फ्यूचर बता दिया था, तो इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अमाको को थैंक्स कहते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि तुमने हमारी मदद की थी, इसलिए हमें भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर वो जैसी सारी बातें सुनते हैं तो तुरंत ही उसातो को परमिशन दे दी जाती है बीस्टलैंड जाने के लिए। बाद में वो दूसरी लड़की जिसने शुरुआत में उसातो को और बाकी सभी को इंस्ट्रक्शन और मैजिक पावर के बारे में बताया था, वो कहती है कि उसातो को 4 जगह पर जाना होगा, जिनमें से शुरुआती 3 किंगडम्स और आखिरी 3 वाले बीस्टलैंड है। वैसे यहाँ पर उसातो को अभी कहा जाता है कि वो 2 और लोगों को अपने साथ लेकर जा सकता है, जो कि रास्ते में उसकी मदद करे। इसके लिए अभी उसातो तुरंत ही वहाँ गेट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो गार्ड है, उनका नाम अरुकू है। वो उसातो का दोस्त बन चुका है क्योंकि उसातो जब भी यहाँ पर आता है उन दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है। उसातो उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ में बीस्टलैंड चलेगा, जो सुनकर अरुको हैरान था। वो कहता है कि वो हमेशा से इस गेट को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि वो एक वक्त पर किसी एक ही चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो इसलिए किसी स्पेशल मिशन पर अभी तक नहीं गया। ये सुनकर उसातो को लगता है कि शायद वो उससे ये कहना चाहता है कि वो नहीं जा रहा, पर तभी अरुको कहता है कि वो उसातो और अमाको को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे इसमें उसकी जान भी क्यों ना चली जाए। ये सुनकर अभी वहाँ दूसरी तरफ उसी गेट के दूसरे गार्ड बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो अरुका का दोस्त है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी फ्लेम वहाँ भाग रही थी। उसी दौरान उसे रोज देखती है और उसे पीटते हुए रोक देती है। यहाँ पर रोज को पहले लग रहा था कि शायद फ्लेम ने उनकी बात सुन ली है और अब वो डीमन लॉर्ड और बाकी सारी बातें बताने लिए जा रही है, लेकिन उसका शक तब दूर हो जाता है जब वो देखती है कि फ्लेम असल में उस डायरेक्शन में भाग ही नहीं रही जहाँ पर डीमन कॉन्टिनेंट है, वो तो दूसरी डायरेक्शन में भाग रही थी। यहाँ पर फ्लेम कहती है कि क्या रोज को उसातो की चिंता नहीं हो रही, उसने उसातो को कई सारे दूसरे डीमन किंगडम में जाने की परमिशन दे दी, जबकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस पर रोज कहती है कि नहीं, उसे उसातो की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही क्योंकि उसातो की पावर्स लगभग अब रोज के बराबर आ चुकी है और रोज वैसे भी किसी से भी नहीं डरती। वैसे अभी रोज हैरान थी कि फ्लेम को उसातो की चिंता क्यों हो रही है। हालांकि इसके बाद अब वो उसे पीटते हुए वापस एक घर पर लेकर आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसातो यहाँ फ्लेम के पास आया था, फ्लेम को बता रहा था कि कल वो यहाँ से दूसरे किंगडम की तरफ निकलेगा, लेकिन फ्लेम उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो इस तरह से रोज की ट्रेनिंग के बीच में नहीं भाग सकता। लेकिन उसातो कहता है कि वो भाग नहीं रहा, ये काम भी जरूरी है, इसलिए वो जा रहा है। वैसे बाद में उसातो रोज से आकर मिलता है, जहाँ पर रोज उसे बताती है कि उसे बाकी किंगडम्स पर थोड़ा सा देख कर रहना होगा क्योंकि
क्योंकि दूसरे किंगडम में सभी लोग ऐसे नहीं है जो कि हीलिंग पावर को अच्छा मानते हो। कुछ लोग हीलर्स को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझते हैं। वैसे अब तभी रोज कहने लगती है कि अगर उसातो को ऐसा कोई मिलता है जो कि हीलर्स को कमजोर समझता है तो उसातो उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। अब यहाँ से रोज चली गई थी। उसातो बहुत ही ज्यादा खुश था और उस इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो सोचता है कि काश वो हमेशा से इस वर्ल्ड में रहे। रोज और बाकी सभी किंगडम के लोगों के साथ अब अगले दिन उसातो सभी को गुड बाय कहता है और वहाँ पर ओर्गा और उरुरू से मिलने के लिए आया था। दूसरी तरफ अमा को अभी अपने ह्यूमन केयर टेकर यानी कि उसी ओल्ड लेडी के पास आ गई थी जिसके साथ वो अभी तक रहती आ रही है। दूसरी तरफ हम वहाँ काजुकी और इनुकामी को देखते हैं। वो अभी प्रिंसेस सीलिया को गुड बाय कहने के लिए आए थे। प्रिंसेस सीलिया यहाँ पर काजुकी को ऑल द बेस्ट कहती है उसकी नई जर्नी के लिए और इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल रहे थे। हमें दूसरे सीन में कुछ नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि आने वाला सीजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही अब यहाँ से जब निकल रहे थे तो रोज इन्हें दूर से देख रही थी। उसातो ने ये भी चीज नोटिस कर ली थी। हालांकि इसके बाद रोज फ्लेम को लेकर ट्रेनिंग के लिए वहाँ से चली जाती है और अब इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। अगला सीजन एडवेंचर मिस्ट्री से भरा होगा तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी आए।